जैसे कि हम प्रत्येक शीर्षक को प्रारंभ करने से पहले उस शीर्षक के आधार पर विगत 10 वर्षों में आरपीएससी के एग्जाम्स में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड का हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे वो संस्कृत शिक्षा वाला या विशेष शिक्षा वाला या फिर माध्यमिक शिक्षा वाला, तीनों में से कोई सा भी एग्जाम हुआ हो, उनसे संबंधित प्रश्नों के आधार पर एक बार हम रणनीतिक परिचर्चा प्रत्येक शीर्षक के प्रारंभ में कर रहे हैं, ताकि हमें यह पता लग जाए कि किस तरह के प्रश्न और कौन से शीर्षक से ज्यादा प्रश्न या कम प्रश्न या व्यवहारिक प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। एक बार हमें इसका जो ज्ञान है वो थोड़ा हो जाएगा तो हमारे लिए पढ़ने में सहूलियत रहेगी, और समझने के दृष्टिकोण से भी हमें किस एंगल से पूरे के पूरे शीर्षक को समझना है इसका भी हमें ज्ञान हो जाएगा। तो प्रत्येक समास में प्रत्येक शीर्षक में, चाहे वो संज्ञा प्रकरण हो, चाहे संधि हो, चाहे कारक और अनुवाद का प्रसंग हो, चाहे इससे पहले हमने समास का शीर्षक रखा, उसमें भी हमने सबसे पहले जो चर्चा की है वो रणनीतिक परिचर्चा की है। प्रत्येक के शीर्षक में भी हमारा जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में कितना कुछ अंतर है, उस अंतर को हम देखते हुए कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसकी ओर हम चलेंगे। हमारे जितने भी बड़े शीर्षक हैं, बड़े शीर्षकों में से अंतिम बड़ा शीर्षक प्रत्येक का शीर्षक है। ये पूरा मैथमेटिकल कार्य है। जैसे कि आपको सामान्य ज्ञान होगा कि लगभग 2000 जैसे 1943 धातुएं हैं, लेकिन उनमें से लगभग 100 धातुओं का प्रसंग ऐसा होता है जिसमें आप लगभग प्रत्येक के अंदर उनका प्रकरण आपको आना चाहिए। वैसे तो जैसे 2000 धातुएं हैं और कृत प्रत्यय धातु वाले प्रत्ययों की बात करें तो लगभग 200 प्रत्यय, तो वो तो रूप ज्यादा हो जाते। 2000 धातुओं के 200 रूप याद करना भी संभव नहीं है। और फिर तद्धित प्रत्ययों में तो कोई भी शब्द से प्रत्यय हो सकते हैं और शब्दों की सीमा तो असीम है, अर्थात वो तो अनंत है, जितने भी चाहे उतने दिख सकते हैं। तो वहां पर भी रटा नहीं जा सकता कोई भी उदाहरण इत्यादि को। इस वजह से ठीक उसी प्रकार से जैसे हम दैनिक जीवन के अंदर आपने देखा होगा कि जैसे गणित पढ़ी होगी आपने, तो पहाड़े 2 से लेकर के मैक्सिमम 20 तक या 40 तक, 40 के आगे कोई पहाड़े देखता नहीं है, क्योंकि दैनिक जीवन में ज्यादातर काम इन्हीं का आता है। यद्यपि पहाड़े तो प्रत्येक संख्या के बनने चाहिए थे। यदि कोई भी संख्या असंख्य तक है, मतलब बहुत आगे तक की संख्या है, तो उसका भी पहाड़ा बनना चाहिए था। लेकिन हमने 10 तक या 20 तक या 40 तक पहाड़े याद करने के बाद या उनको समझने के बाद हम ये समझ लेते हैं कि आगे कोई भी पहाड़े का प्रसंग आएगा, कोई भी गुणा का प्रसंग आएगा, तो हम गुणा करके बना लेंगे। ठीक उसी प्रकार प्रत्यय के प्रसंग में भी वही बात आती है। यदि कोई विषय मान लो एक बार एक जैसा समझ में आ गया, तो उससे संबंधित जितने भी विषय हैं फिर उसी के प्रकरण में समझ लिए जाएंगे। तो एक तरह से पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है। प्रत्येक का शीर्षक विशेष तौर पर प्रत्येक के शीर्षक की ओर जाने से पहले एक जो कार्य विशेष है वो है संधि वाला कार्य। उसको एक बार अवश्य रिवाइज कर लें, उनकी पुनरावृत्ति कर लें, क्योंकि यहां पर जगह जगह कहीं पर गुण होगा, कहीं पे वृद्धि होगी, कहीं पे अयादि होगी। तो वो सारी पारिभाषिक शब्द और एक प्रक्रिया है ऋणत्व प्रक्रिया। ऋणत्व की प्रक्रिया आपको आ जानी चाहिए विशेष तौर पर। और साथ में संधियों में व्यंजन संधि में स्तोत्व, स्टोत्व, जस्त्व, चरत्व इत्यादि जो अन्य संधियां हैं वो भी आपके यहां पर काम आएंगी। मतलब प्रत्येक के शीर्षक के अंदर संधि का शीर्षक भी काफी कुछ काम आएगा, और एक ऋणत्व प्रक्रिया जो नए के स्तर पर नए करने का जो कार्य है वो काम विशेष तौर पर यहां पर आएगा। लेकिन एक बार प्रत्येक के शीर्षक में प्रवेश से पहले हम प्रत्येक का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को देख लेते हैं। ऊपर हमने जो पाठ्यक्रम दिया है वो सेकंड ग्रेड का पाठ्यक्रम है, और नीचे जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है वो फर्स्ट ग्रेड का पाठ्यक्रम है। इसमें देखा आपने जैसे कि संज्ञा प्रकरण में शीर्षकों के नाम दे दिए, संधि और कारक के अंदर सूत्र भी काउंट करा दिए। समास में शीर्षकों के नाम दिए थे लेकिन सूत्र काउंट नहीं करवाए, लेकिन फिर भी हमें सूत्रों के माध्यम से पढ़ना पड़ा ताकि हमें यह क्लियर रहे कि कौन से प्रसंगों में कौन सा समास संभावित है। इस वजह से सूत्रों को हमने देखा। ठीक उसी प्रकार से यहां पर देख सकते हो आप केवल प्रत्ययों के नाम दिए हुए हैं। सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में तो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रत्याधारिता प्रश्नाः। ये जो प्रत्यय लिखे हुए हैं इन पर आधारित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, वो कैसे भी हो सकते हैं। जबकि
फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित प्रत्ययानाम सामान्य ज्ञानम तथा प्रकृति प्रत्यय आधारित प्रश्न। प्रकृति प्रत्यय का मतलब होता है, प्रत्यय तो सेपरेट हो गया, और उसकी जो प्रकृति है, मूल शब्द या मूल जो धातु है, उसको कहा जाता है प्रकृति। तो वो प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है, इसका ज्ञान हमें यहां पर देखना होगा किस रूप में कैसे कैसे संभव है। तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम को यदि आप कंपेयर करेंगे, स्टार्टिंग से यदि हम देखेंगे, इक्ता इक्तवतु सत्री सानच तुमुन तव्यत अनियर नुबुल त्रिच यत न्यत क्यप ऊपर न्यत ल्यप आगे क्यप यत आगे है, इक्तवा ल्यप ल्यूट घय। मतलब यहां पर यदि हम देखें, एक तो इक्तिन प्रत्यय फर्स्ट ग्रेड में एक्स्ट्रा है, मतलब ये प्रत्यय सेकंड ग्रेड के अंदर नहीं है। और आगे यदि आप देखेंगे धातु वाले प्रत्ययों के अंदर निणी प्रत्यय फर्स्ट ग्रेड में है, अच प्रत्यय फर्स्ट ग्रेड में है, इन प्रत्यय फर्स्ट ग्रेड के अंदर है। सेकंड ग्रेड के अंदर ये 4 प्रत्यय नहीं है। और सॉरी फर्स्ट एक तीन निणी अच इन ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर है, सेकंड ग्रेड के अंदर नहीं है। हां, ये धातु वाले प्रत्ययों की बात मैं कर लेता हूं पहले। इसके बाद में शब्दों वाले प्रत्ययों की बात आती है, जिनको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जैसे मतुप तल तरप तमप। तद्धित प्रत्यय सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में केवल 4 हैं, मतुप तल तरप तमप। जबकि इधर आप देखेंगे ये मतुप तल तरप और तमप तो है ही है, साथ में मयट के अलावा यहां पे देखो आप ईयसुन, इसके अलावा इष्ठन इमनिच, और साथ में स्त्री प्रत्यय वाला टाप और गी। ये जिनके ऊपर हमने गोला लगाया है, ये प्रत्यय फर्स्ट ग्रेड में एक्स्ट्रा हैं। मतलब सेकंड ग्रेड का जो पाठ्यक्रम है पूरा का पूरा फर्स्ट ग्रेड में तो है ही है, ठीक है। साथ में ये कुछ जो 7-8 प्रत्यय एक्स्ट्रा हैं, ये प्रत्यय केवल फर्स्ट ग्रेड में पढ़ने होते हैं। वैसे इनका विषय इतना ज्यादा विशाल नहीं है। ये जो लगभग 15-16 प्रत्यय हैं, इन 15-16 प्रत्ययों के माध्यम से ही हमारी जो पूरी प्रक्रिया है, विशेष तौर पर धातु वाली प्रक्रिया और शब्दों वाली प्रक्रिया चलती है। मतलब ये हुआ पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से जो बेसिक चीजें हैं दोनों के अंदर लगभग समान है। फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में कुछ ये जो शीर्षक हैं वो अतिरिक्त आ जाते हैं, जैसे तरप और तमप का प्रसंग है, उसी प्रसंग में क्रमशः ईयसुन और इष्ठन का प्रसंग है। सूत्र एक ही है। जैसे तरप का यदि आप सूत्र यदि आपको ध्यान हो तो अतिसायने तमबिष्ठनौ तमप और इष्ठन का है, और द्विवचन विभज्योपपदे तरबीयसुनौ। एक ही सूत्र है जो तरप और ईयसुन करता है, और एक ही सूत्र है जो तमप और इष्ठन करता है। तो तरप तमप पढ़ेंगे तो अपने आप ईयसुन और इष्ठन अपने आप आ जाएगा साथ में, एक ही सूत्र की प्रक्रिया है। और ये टाप गीप इत्यादि आप पीछे भी देख रहे हैं, जैसे समास के प्रसंग में भी कई जगह देखा, स्त्रीत्व विवक्षा के अंदर कई जगह हमने टाप किया है, कई जगह हमने गीप किया है। तो वो शीर्षक भी यदि सेकंड ग्रेड में नहीं था तो भी हमारे काम का था, क्योंकि जगह जगह पर ये काम हमारा हम कर रहे थे। लेकिन जैसे मयट प्रत्यय, इमनिच प्रत्यय इत्यादि कुछ प्रत्यय हैं जो अलग अलग प्रसंगों के अंदर अलग अलग जगह हैं। अब ये जो हमारा पाठ्यक्रम है, प्रत्यय का जो पाठ्यक्रम है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर, इस प्रत्यय वाले पाठ्यक्रम के आधार पर कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखो 2-3 प्रकार की संभावनाएं तो सामान्य तौर पर रहती हैं। जैसे कोई भी रूप बना करके दे दे, उसमें यह पूछ सकता है कि प्रत्यय कौन सा है, शब्द या धातु कौन सी है, और उसी को हम कहते हैं प्रकृति प्रत्यय पूछ ले। मतलब दोनों चीजें एक साथ पूछ लेगा तो प्रकृति प्रत्यय पूछेगा, और यदि एक एक को अलग अलग पूछेगा तो धातु शब्द पूछ सकता है, या फिर उसमें कौन सा प्रत्यय है यह पूछ सकता है। मतलब जैसा प्रसंग रहेगा उस प्रकार से प्रसंग यहां पर हो सकता है। या फिर यह हो सकता है कोई भी धातु या शब्द दे दे और उसके अंदर कह दे कि इस धातु से ये प्रत्यय करने पर क्या रूप बनेगा, इस तरह का कोई प्रश्न हो जाए। जैसे मान लो भू धातु से सत्री में क्या बनेगा, गम धातु से सत्री में क्या बनेगा, इत्यादि प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाना, ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। या फिर विशेष तौर पर इनके प्रसंग में कुछ सूत्र को लेकर के भी प्रश्न पूछा जाता रहा है। विशेष तौर पर संस्कृत शिक्षा के जो एग्जाम है वहां पे सूत्रों को लेकर के भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। या फिर सामान्य फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी, जैसे ये कह दिया कि नुबुल त्रिचौ कौन से अर्थ में होते हैं, या नुबुल त्रिचौ जो सूत्र है वो कौन कौन से प्रत्यय का विधायक है,
या फिर ये पूछ रहे सत्री प्रत्यय कौन से अर्थ में होता है, कौन से लकार के अर्थ में होता है। अभी हम प्रश्नों को देखेंगे। तो मतलब ये हुआ, पहले की तरह हमें यद्यपि पाठ्यक्रम में यहां पर सूत्र नहीं दिए हुए थे, लेकिन हमें सूत्रों के माध्यम से ही बढ़ना होगा, क्योंकि सूत्र के माध्यम से हम हमारा सारा विषय समझ पाएंगे। और ये कौन से तो अर्थ में होगा, कौन सी परिस्थिति में होगा, कौन से शब्द धातु से होगा। कई प्रत्यय ऐसे हैं जो हर जगह नहीं होते, कई प्रत्यय ऐसे हैं जो प्रत्येक धातु से हो जाते हैं। जैसे मान लो आप बात करें तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय, ये ऐसे प्रत्यय जो प्रत्येक धातु से हो जाएंगे। लेकिन घय, अच, अप, ये तीनों में से कोई एक ही होगा, हर धातु से तीनों प्रत्यय नहीं हो सकते। यत, ण्यत, क्यप में भी इन तीनों में से कोई एक होगा, हर धातु से नहीं हो सकते। तो ये प्रसंगानुसार ऐसा कोई प्रसंग आएगा तो हमें यह भी छटनी करनी पड़ेगी कि कौन सी धातुओं से तो कौन सा प्रत्यय होगा और कौन सी से नहीं होगा। और प्रत्यय बनाने की जो प्रक्रिया है वो तो हमें रखना ही रखना है। इस प्रकार से ये हमारा जो प्रत्यय का जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम के बारे में आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें, यदि 4 यहां पर सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में यहां से ये शब्द वाले प्रत्यय हैं, मतुप, तल, तरप, तमप, ये 4 प्रत्यय हैं। यद्यपि तरप, तमप का सीधे तौर पर प्रश्न नहीं पूछा गया अभी तक, न तो फर्स्ट ग्रेड में न सेकंड ग्रेड में, लेकिन वाक्य प्रयोग के दृष्टिकोण से मैंने आपको पीछे कारकों में बताया। तरप का प्रयोग होने पर विभाजन की बात आती है तो पंचमी का प्रयोग करते हैं, और तमप का प्रसंग होने पर निर्धारण की बात आती है तो षष्ठी और सप्तमी करते हैं। इस वजह से अनुवाद के दृष्टिकोण से भी यहां पर हमें प्रत्ययों के दौरान वाक्य प्रयोग भी देखना होगा। विशेष तौर पर यदि हम प्रत्ययों को देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 है। यहां पर कुल मिलाकर के प्रत्ययों की संख्या कितनी हो गई? 16 है। यहां पर यदि हम प्रसंग रखें, एक चीज आप यहां पर नोट करेंगे, देखेंगे, सत्री और सारज प्रत्यय है ना, इसका तो हम डिस्कशन पीछे कर चुके क्रिया विशेषण के दौरान। क्रिया विशेषण में प्रत्यय कैसे बनता है ये भी बता चुका मैं आपको, कि कैसे बहुवचन के रूप में से ती को हटाया जाता है और कहां पे केवल ई को हटाया जाता है, और कौन से प्रसंगों में ई बड़ा कर दिया जाता है, कौन से प्रसंगों में छोटा रहेगा, इत्यादि जो भी बातें थी वो हम डिस्कस कर चुके पीछे, और उनका वाक्य प्रयोग भी हम देख चुके। लेकिन वहां पर प्रत्यय विधायक जो सूत्र है और उसकी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम समझेंगे और एक बार उसको रिवाइज जरूर करेंगे। जो क्रिया विशेषण के दौरान हमने लिखा था ना, वो सारा का सारा प्रकरण रिवाइज करेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से यदि आप फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 तो वो के वो हैं जो ऊपर सेकंड ग्रेड में थे। उसके अलावा एक, तिन, निणी, अच, इन, यहां तक। अब ये जो इन प्रत्यय है ना, इन प्रत्यय एक तरह से तो धातु वाले प्रसंग में भी आता है और कुछ प्रसंगों में ये शब्द वाले प्रसंग में भी है। अतः इन्हीं ठनऊ, तो वहां पे इन्हीं का पाठ किया गया, इनका न होकर के इन्हीं का पाठ है। तो इसको, और यदि निणी इत्यादि में इनको स्वीकार करें, अलग से भी स्वीकार करें तो धातुओं के प्रसंग में भी हो सकता है। तो यहां से भी आप काउंट कर सकते हैं। मतलब ये हो गया 16 और लगभग 4, 20 प्रत्यय हो गए धातु वाले, और उसके अलावा यदि इनको भी काउंट करें तो यहां पर 4 तो वही है जो ऊपर वाले थे, उनके अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रत्यय अतिरिक्त, 7 और 4 11 है। मतलब 20 प्लस यदि एक जगह काउंट करेंगे तो टोटल कुल मिलाकर के यहां पर 30 प्रत्यय हैं। यहां पर 30 प्रत्यय हैं और यहां पर टोटल कितने प्रत्यय थे? 20 प्रत्यय। 10 प्रत्ययों का फर्क है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम के अंदर। मतलब ये फर्स्ट ग्रेड का पाठ्यक्रम जब होगा, ये जो अतिरिक्त प्रत्यय हैं उनको हम अलग से पढ़ाने का कार्य करेंगे। ये जो बेसिक चीज है, इन बेसिक को हम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में कॉमन रूप में रख सकते हैं। तो अब यद्यपि पाठ्यक्रम के अंदर सीरियल अलग दे रखा है, जैसे पहले इक्ता, इक्तवतु दे रखा है, फिर सत्री, सानस दे रखा है, फिर तुमुन इत्यादि दे रखे हैं। हम हमारा सीरियल थोड़ा चेंज करेंगे। हम हमारे अकॉर्डिंग समझने के दृष्टिकोण से जैसा क्रम उचित है उस क्रम से पढ़ने की क्रिया करेंगे। कोई भी प्रसंग हो, जैसे मान लो हम यहां पर सबसे पहले ऐसे, मतलब एक एक काम के हिसाब से, जैसे पहले ऐसे प्रत्यय रखेंगे जिनमें केवल और केवल गुण का कार्य हो रहा हो, फिर हम ऐसे प्रत्यय रखेंगे जहां पे वृद्धि कार्य हो रही हो, फिर हम ऐसे प्रत्यय रखेंगे जहां पे गुण वृद्धि का निषेध हो रहा हो। तो ऐसे प्रकरण वाइज पहले हम ल्युट अनियर को देखेंगे जहां पर केवल गुण हो रहा है,
फिर हम वृद्धि वाले नुबुल, निणी, घय इत्यादि को रखेंगे जहां पे वृद्धि वाला कार्य हो रहा है। फिर हम इक्त, इक्तवतु इनको करने से पहले तव्य, त्रिच इत्यादि को देखेंगे जहां पर केवल गुण हो रहा है लेकिन तादि प्रत्यय है। और फिर कैकित संज्ञा वाले जहां पे गुण वृद्धि का निषेध होता है, इक्त, इक्तवतु, इक्तवा, ल्यप, इक्तिन इत्यादि उनकी प्रक्रिया को, मतलब कार्य के दृष्टिकोण से जो हमें सोपान क्रम रखना है वो हम यहां पर रखेंगे। मतलब उसी प्रकार से, उसी सीरियल से जो कि हमें समझने के दृष्टिकोण से ज्यादा आवश्यक है, वही सीरियल हम लेकर के चलेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो प्रत्यय का पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अंदर इन इन प्रत्ययों की काउंटिंग की गई है। तो पक्का है इन प्रत्ययों से भिन्न कोई प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो पाठ्यक्रम जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है, जितना लिखने में छोटा होगा उतना ही बड़ा होगा। यदि यहां पर ये प्रत्यय काउंट न करके केवल इतना लिख देते ना कि प्रत्यय, बस इतना सा लिख करके छोड़ देते, जैसे थर्ड ग्रेड के पाठ्यक्रम में लिख दिया जाता है प्रत्यय, और वो प्रत्यय कहते ही फिर वो कहीं का भी प्रत्यय हो सकता है। फिर वो कितने प्रत्यय सारे के सारे, ना कोई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, फिर आप ये कह नहीं सकते कि ये सिलेबस से बाहर का था। प्रत्यय कोई सा भी आ जाए, और प्रत्यय तो हजारों प्रकार के प्रत्यय हैं। तो छोटा पाठ्यक्रम हमेशा थोड़ा सा दुखदायी होता है। जो पाठ्यक्रम जितना विस्तृत होता है ना, उसको इतना ही समझ जाओ कि उतना ही फायदेमंद है। यदि यहां पर भी हमें सूत्र गिना देते ना, तो हम आरपीएससी का पेपर सेटर बंद जाता, उन सूत्रों से बाहर नहीं पूछता। अब मान लो गीप प्रत्यय है फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम के अंदर, अब गीप के कम से कम 8-10 सूत्र हैं। यदि वो बाय द वे यहां पर सूत्र काउंट कर देता, कोई भी एक या दो, तो प्रश्न बनाने की उसकी सीमा निश्चित हो जाती कि उन्हीं से, केवल 1-2 सूत्र है ना, उन्हीं से प्रश्न बनाता। लेकिन यहां पर दे दिया गीप, अब गीप देते कोई सा भी सूत्र आ जाए, किसी भी सूत्र से पूछा जा सकता है। ऐसे कई प्रसंगों के अंदर ऐसी बातें हो सकती है। बाकी तो वैसे प्रत्ययों के अंदर प्रत्यय विधायक सूत्र तो एक एक ही है सबका। हो सकता है कि कोई एक सूत्र में 2-2 प्रत्यय चल रहे हो, जैसे सत्री सानच एक जगह हो जाता है, इक्त, इक्तवतु एक साथ हो जाता है, या फिर नुबुल और त्रिच एक साथ हो जाते हैं, तव्य, तव्य, अनियर एक साथ हो जाते हैं। मतलब 2-2, 3-3 प्रत्ययों को बताने वाले एक एक सूत्र भी हैं, और उनमें कौन कौन से अर्थ हैं वो भी अलग अलग रूप में बताए जाते हैं। मतलब ये सारी चीजें तो हमें पढ़नी है, लेकिन फिर भी ये पाठ्यक्रम थोड़ा सा मान लीजिएगा शॉर्ट का पाठ्यक्रम ही है। वो इसलिए है, अब जैसे मान लो यहां पर आ गया इक्तय प्रत्यय। अब इक्तय प्रत्यय लिखते ही, अब ये तो पक्का नहीं था कि कौन कौन सी धातुओं से, ये भी सिलेबस में दे नहीं सकते थे, क्योंकि इतना दे देते तो रटके चले जाते। बाकी प्रक्रिया पढ़ने की जरूरत नहीं थी कि 5 धातुएं दे रखी है, इनमें कौन सा रूप बनता है वो याद कर लो, और याद करने की बात नहीं हो तो टिपने के लिए लेकर के चले जाते, ऐसा भी हो जाता। लेकिन अब इन्होंने छोड़ दिया, कह दिया इक्तय प्रत्यय। अब इक्तय प्रत्यय जितनी भी 2000 धातुएं लगभग हैं, उन 2000 धातुओं से इक्तय प्रत्यय का जो जो रूप बनने वाला है वो आप बनाएंगे। फिर मतलब ये हो गया, इस दृष्टिकोण से ये टॉपिक विशाल भी हो गया। लेकिन जैसे कि परीक्षाओं का पैटर्न रहा है और दैनिक जीवन का पैटर्न भी रहा है, यद्यपि 1943 धातुएं हैं, लेकिन ज्यादातर अपने जो काम आने वाली धातुएं है ना दैनिक जीवन में, 50-60 धातुएं काम आती हैं। धातुएं तो काफी हैं, 2000 के लगभग हो गई, लेकिन काम केवल 50-60 ही आएंगी। दैनिक जीवन में भी, लिखने के दौरान भी 50-60 धातु याद हो काम हो जाता है पूरी तरह से, यद्यपि धातुएं तो 2000 थी। तो उसी प्रकार से यहां पर भी हम ये तो संभव नहीं है कि 2000 के 2000 धातुओं के रूप देखें। यहां पर जिनमें कुछ विशिष्टता होगी उनको हम रखेंगे, और बाकी में जैसे मान लो इक्तय प्रत्यय वाला है जिसमें लास्ट में तय आता है, ठीक है, प्रथमा के एक वचन के अंदर, तो जहां पर कुछ कुछ विशेष हो रहा था ना काम, उन सभी को तो हम चर्चा कर लेंगे, और बाकी इसका मतलब यह बच जाएगा कि और कुछ बच गई जहां पे लास्ट में तय दिख जाए वहां पे इक्तय प्रत्यय हो जाएगा। ठीक उस प्रकार से हमें प्रक्रिया को लेकर के चलना होगा। तो इसका अभी हम सीरियल भी डिस्कस करेंगे कि कौन से क्रम में हमें पढ़ना है पूरे के पूरे प्रत्ययों के प्रसंग को। यहां पर जैसे कि प्रत्येक शीर्षक के दौरान मैं आपको प्रश्नों से परिचित यहां पर करवा रहा हूं कि कैसे प्रश्न आरपीएससी पिछले 10-11 साल के अंदर पूछ रही है। 2010 के बाद में जितने भी एग्जाम हुए आरपीएससी के नए पाठ्यक्रम के अनुरूप, मतलब जो भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, स्पेशल एजुकेशन या फिर संस्कृत एजुकेशन के जितने भी एग्जाम हुए, उन सभी के आधार पर मैं यहां पर आपके सामने कुछ उदाहरण लेकर के आया हूं और उनको
इसका उद्देश्य एक बार आपको प्रश्नों से परिचित करवाना है। जैसे कि आप पीछे भी देख रहे थे, प्रत्येक शीर्षक में हम देख रहे हैं ताकि हमें यह पता लग जाए कि क्या क्या पूछा जा चुका है। जैसे एक प्रश्न सामान्य परिचयात्मक प्रश्न पूछा गया, जिसमें यह पूछा गया कि कृत्य और इक्त, ठीक है, ये प्रत्यय कौन से अर्थ में होते हैं। सेकंड ग्रेड 2017 वाले एग्जाम में पूछा गया, जिसमें जैसे आपको सामान्य ज्ञान होगा, तयोरेव कृत्य खलर्थाः, तयोरेव, और तयोरेव से सूत्र पहले है भाव कर्मणो हो, तो भाव और कर्म के अंदर होते हैं, तो कैसे कैसे प्रसंग रहेगा, इस तरह का एक सामान्य प्रश्न भी पूछा गया है। तो यहां पर जैसे कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय किनसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कौन सार्वधातुक है, कौन आर्धधातुक है, किनसे गुण होता है, किनसे वृद्धि होती है, इत्यादि कोई भी सूत्र यहां पर पूछा जा सकता है, या कोई भी प्रक्रिया का कार्य यहां पर पूछा जा सकता है। सबसे पहली हमारी जो कक्षा है वो कक्षा होगी इसी बात की। सबसे पहले जो प्रथम कक्षा हमारी होगी, जैसे कि आपने समास में भी देखा, पहली क्लास हमारी बेसिक क्लास थी, जिसमें केवल एक तरह से पारिभाषिक शब्दावली, जैसे कारक में भी आपने देखा स्टार्टिंग में हम पारिभाषिक शब्दावली की ओर जाते हैं, या फिर कोई प्रक्रियागत कार्य होते हैं उनको हम देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रत्यय की जो प्रथम कक्षा होगी, उस प्रथम कक्षा में भी हम सामान्य परिचय करेंगे। प्रत्यय किसको कहते हैं, प्रत्ययों के कितने भेद संभव हैं, प्रत्ययों के प्रसंग में उनका जो विभाजन है, जैसे एक तो धातु से होने वाले और शब्दों से होने वाले क्रमशः कृत और तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, और इन्हीं को धातु वाले प्रत्ययों को भी अलग अलग जगह बांटेंगे, जैसे कृत प्रत्यय, कृत प्रत्ययों को भी अलग अलग जगह बांटेंगे, कृत्य अलग है, पूर्व कृत अलग है, उत्तर कृत अलग है, क्या फर्क है, कैसे इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण काम जो ये होगा, प्रत्यय के प्रसंग में गुण और वृद्धि का कार्य जिसको समझ में आ गया, ये मान लीजिएगा प्रत्यय की 90% प्रक्रिया संपूर्ण है। गुण और वृद्धि, कौन से प्रत्यय में गुण होगा, कौन से प्रत्यय में वृद्धि होगी, और कौन सी जगह गुण वृद्धि का निषेध हो जाएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट हम सबसे पहले जो बेसिक क्लास होगी, जो कल वाली क्लास होगी, मतलब आगामी जो क्लास होगी, उसके अंदर हम सबसे पहले यही चर्चा करेंगे। मतलब वो क्लास सबसे महत्वपूर्ण है। यदि वो क्लास आपसे छूट जाती है किसी कारणवश, तो फिर आगे की प्रक्रिया में काफी दिक्कत आती है। इस वजह से कल वाली जो मतलब आगामी जो क्लास है वो परिचयात्मक क्लास है, और बेसिक कॉन्सेप्ट और एक तरह से मान लीजिएगा जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, मतलब पूरे प्रत्यय को पढ़ने के लिए, उनको हम इसी शीर्षक के दौरान देखते हैं। एक बार प्रश्न जैसे सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि कोई भी प्रश्न कभी भी यहां से भी पूछ लिया जाए कि कौन से अर्थ में होगा, किस क्या कहा जाएगा, क्या नहीं कहा जाएगा, कितने प्रकार के होते हैं, इत्यादि कोई भी बात यहां से पूछी जा सकती है। तो सामान्य परिचयात्मक प्रश्न केवल अभी तक एक ही बार पूछा गया है, इसके अलावा नहीं पूछा गया। अब इसके बाद जैसे कि मैं आपको सीरियल बता रहा था, सबसे पहले अब हमने सीरियल चेंज कर लिया। पाठ्यक्रम का सीरियल अलग था, पाठ्यक्रम में तो सबसे पहले क्या है, इक्ता इक्तवतु, और उधर भी यदि आप सिद्धांत कौमुदी या लघु सिद्धांत कौमुदी को देखें तो वहां पे सबसे पहले तव्यत प्रत्यय आता है, तव्यत तव्यानी या रहा, ठीक है, वो अलग है, उनका सीरियल अलग है, पाठ्यक्रम का सीरियल अलग है। हमें तो हमारे समझने के दृष्टिकोण से सीरियल रखना है। सबसे पहले हमने वो प्रत्यय लेंगे जिनमें केवल गुण वाला कार्य हो सकता हो, ठीक है, जैसे अनियर और ल्युट की बात करें, अनियर का प्रश्न 2020 वाले फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया, चयनीय, इसमें ची धातु से कौन से प्रत्यय का विधान है, ठीक है, सीधा सा दिख रहा था, वैसे इतना कोई कठिन नहीं था प्रश्न, चयनीय अनीय दिख रहा है तो प्रत्यय को हम छांट सकते हैं और प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, अनियर। अब ऐसे ल्युट वाला देखो कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, इनमें से ल्युट प्रत्यांतम रूपम अस्ति, इनमें से ल्युट प्रत्यांत रूप कौन सा है, सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा वाले में 2019 वाले में ज्ञानम है, ज्ञाता है, ज्ञेयम है, ज्ञातुम है। कोई कठिन प्रत्यय नहीं है, कोई प्रश्न कठिन नहीं है, क्योंकि ल्युट में यू के स्थान पर क्या हो जाता है, अन हो जाता है, और अन यहां पर एक ही जगह दिख रहा था। इसी प्रकार से शयनम पद में प्रकृति प्रत्यय कौन से हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड 2014 वाले के अंदर शयनम, अब लास्ट में अनम दिख रहा है तो ल्युट प्रत्यय है, और धातु मूल रूप से कौन सी धातु है, सी। अब सी के अंदर ई बड़ा है, वैसे इसमें कोई सी भी एक चीज आ जाती तो पार पड़ जाती, यदि आपको धातु याद थी तो वहां पर साथ में प्रत्यय भी याद रहता तो उससे पार हो सकती थी। ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, मतलब
ऑप्शन इतने कंफ्यूजिंग वाले नहीं थे, यहां पर सामान्य ज्ञान वाला भी व्यक्ति जवाब दे सकता था। ऐसे देखो, लुट प्रत्यय इत्संज्ञक लोपे कृते यू स्थाने क आदेश, वास्तव में देखा जाए यू के स्थान पर यहां पर अक होता है ना, यू स्थाने कह, वास्तव में ये पूर्व संधि हो गई, यहां पर ऐसा बनना चाहिए था अकह, मतलब यू सॉरी यू स्थाने युवोर नाकव है ना, यू स्थाने लुट प्रत्यय के यू के स्थान पर तो क्या होगा, अनादेश होगा ना। तो यहां पर प्रश्न यही है, कह आदेश है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, स्थाने कह आदेश है भवती, प्रश्न पूछ रहा है, मैं गलत बोल गया, कह आदेश हो भवती, कौन सा आदेश होता है, तो यू के स्थान पर क्या होगा, युवोर नाकव से क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। तो अब देखो प्रक्रियागत कार्य हो गया। अब युवोर अनाकव न तो ल्युट प्रत्यय वाला सूत्र था, अब ल्युट प्रत्यय के अंदर यू के स्थान पर अन करने वाला सूत्र था, ऐसे वू के स्थान पर क्या होता है, अक होता है, उसकी प्रक्रियागत सूत्र है, प्रक्रियागत सूत्र के आधार पर काम पूछ लिया। ऐसे देखो यहां पर गमनम, लेखनम, पठनम, यहां पर कौन सा प्रत्यय है, सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा, तो सीधा सा दिख रहा था लास्ट में अनम अनम आ रहा है, ल्युट के यू के स्थान पर अन होता है, तो यहां पर ल्युट प्रत्यय ही माना जाएगा। मतलब सामान्य सामान्य से प्रश्न। ऐसे ही श्रवणम, अब श्रवणम इत्यत्र श्रु धातो प्रत्यय अस्ति, स्पेशल एजुकेशन वाले एग्जाम में पूछा गया। अब श्रवणम, श्रवणम, अब मैंने आपको बताया था प्रक्रिया, अनत्व प्रक्रिया, अब कौन सी जगह पर अनम रहेगा, कौन सी जगह पर अनम रहेगा, ये हम प्रक्रिया के अंदर देख चुके हैं। तो यहां पर प्रत्यय कौन सा है, लास्ट में अनम है, तो अनम के आधार पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ल्युट प्रत्यय हो जाएगा। इस प्रकार से सामान्य सामान्य से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला हमारा जो शीर्षक रहेगा, जैसे ही हम बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद में हमारा जो पहली जो क्लास होगी वो ल्युट और अनियर प्रत्यय को लेकर के होगी। मतलब अनियर और ल्युट प्रत्यय की जो प्रक्रिया है उसको सबसे पहले हम रखेंगे, जहां पर केवल और केवल गुण कार्य संभव हो, या फिर जहां पर जो णत्व की प्रक्रिया है, न के स्थान पर न भी हो सकता है, जैसे चयनीय में तो नहीं हुआ, लेकिन चयनीय की जगह श्रवणीय होता तो णत्व होता, तो यहां पर गुण की प्रक्रिया और णत्व की प्रक्रिया हमारी काम आएगी इन दोनों प्रत्ययों के दौरान। इस वजह से सबसे पहले हम इन दोनों प्रत्ययों को यहां पर रखेंगे। अब यहां पर इन दोनों प्रत्ययों को पढ़ने के बाद हम आगामी जो प्रत्यय है वो ऐसे रखेंगे जिनमें वृद्धि वाला कार्य हो रहा हो, जैसे नुबुल प्रत्यय, नुबुल प्रत्यय में ण की संज्ञा, ऐसे निणी प्रत्यय, निणी प्रत्यय में ण की संज्ञा, ऐसे घय अच अप, घय में य की संज्ञा, तो वृद्धि वाला कार्य होंगे। तो इन प्रत्ययों को सीरियल वाइज हम रखेंगे। जैसे नुबुल प्रत्यय है, अब देखो प्रश्न कैसे कैसे बन रहे हैं, कारक है पदे प्रत्यय अस्ति, नुबुल के वू के स्थान पर क्या हो जाता है, अक हो जाता है। कारक में कौन सा प्रत्यय है, आराम से बता सकते थे, कोई कठिन प्रश्न नहीं है। ऐसे पावक में प्रकृति प्रत्यय, अब मूल धातु कौन सी है, यहां पे पावक के अंदर पू धातु है, पूय पवित्र, पवित्रीकरण अर्थ में भी, तो मूल धातु है पूय, यह की संज्ञा हो जाती है। यदि यहां पर ऑप्शन में पू देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ये दे रहा है तो कोई दिक्कत, दोनों एक साथ नहीं देते कहीं पर भी। तो यहां पर वही नुबुल प्रत्यय वाला प्रसंग है। एक भी बात यदि आपको समझ में आ जाती कि इसमें प्रत्यय कौन सा है तो भी जवाब दिया जा सकता था, इतना कोई कठिन नहीं है। और आपको यदि इसमें केवल धातु भी पता होती तो भी आप जवाब दे सकते थे, क्योंकि यहां पर कोई मिक्स वाला काम नहीं किया, या तो धातु या प्रत्यय दोनों में से कोई सी भी एक चीज आ जाती, आपका ये जवाब, इस प्रश्न का जवाब दिया जा सकता था। फर्स्ट ग्रेड 2010 वाले एग्जाम में पूछा गया। ऐसे ही धावक है, धावक के अंदर कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, वही सेम अक वाला प्रसंग चल रहा है, नुबुल प्रत्यय हो गया। फिर ये एक महत्वपूर्ण, हन धातु हो नुबुल प्रत्यय कृते रूपम भवति, हन धातु से नुबुल प्रत्यय में करने पर कौन सा रूप बनेगा, तो यहां पर घातक इत्यादि रूप बनेगा। ये अद्भुत आश्चर्य की बात है। स्पेशल एजुकेशन और सेकंड ग्रेड के एग्जाम, संस्कृत शिक्षा वाले एग्जाम में, जो लेटेस्ट सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुए हैं 2018 और 2019 के अंदर, ये एग्जाम एक तरह से मान लीजिएगा लेटेस्ट एग्जाम इनको मान सकते हैं। इससे पहले सेकंड ग्रेड वाला 2018 वाला एग्जाम था। जहां जहां पर, मैं कोई अलग से मेरी तरफ से नहीं कह रहा, पुरानी जो क्लासेज हमारी थी, जो ऑनलाइन भी अवेलेबल है और पहले जो पढ़ चुके हैं, जहां जहां पर जो जो रूप मैंने स्टार डाल के लिखवाए थे वो सारे के सारे छांट छांट करके पूछ लिए गए। जितने भी स्टार लिखवाए थे वो सारे के सारे पूछ लिए गए एज इट इज। ये जो घातक वाला रूप है अलग से नोट डाल के लिखवाया तो वो सारा का सारा पूछ लिया गया। तो ऐसे एक ही नहीं, अभी आगे काफी उदाहरण है। जब मैं इसको लेकर के पीपीटी बना रहा था तब मेरे को भी आश्चर्य हो रहा था
कि वो सारे के सारे जो स्टार डाल के लिखवाए हुए थे वो सारे के सारे यहां पर पूछ लिए गए। मतलब प्रत्येक प्रत्यय के दौरान कुछ रूप ऐसे भी होते हैं जो सामान्य प्रक्रिया से थोड़े विपरीत होते हैं। एक अच्छा पेपर सेटर जब भी प्रश्न बनाता है ना, तो वो उन्हें विपरीत वाले उदाहरणों को विशेष फोकस करता है। क्योंकि सामान्य तौर पर तो जैसे मान लो अक वाला प्रसंग है, जैसे धावक में पूछ रहा था, ये कोई अच्छा प्रश्न नहीं है। ये तो कोई भी सामान्य सा विद्यार्थी जिसने केवल सामान्य ज्ञान हो वो भी जवाब दे सकता है। लेकिन हन धातु से नूल प्रत्यय का जो रूप बनाना हो वो केवल वो ही बना सकता है जो पूरी तरह से प्रक्रिया को जानता हो, प्रत्यय को पढ़ चुका हो। नहीं तो उसकी समस्या हो जाती है, हन धातु से हन कै बनेगा कि हाथ कै बनेगा कि घात कै बनेगा, तो घातक तक पहुंचता ही नहीं वो। तो इस वजह से कई प्रक्रियागत कार्य हैं और वास्तव में परीक्षा के दृष्टिकोण से वही प्रश्न विभेदक होते हैं, छात्रों की भीड़ को कम करने वाले होते हैं। यदि 150 प्रश्न की परीक्षा में ऐसे 50 प्रश्न भी आ जाए ना, तो इस बात की गारंटी है कितना ही पेपर चोरी करने वाला हो, कितना ही टीपने वाला हो, कितना भी कुछ कर ले, वो कभी आ ही नहीं सकता अंदर। यदि 50 प्रश्न भी ऐसे आ जाएं तो चलो 100 प्रश्न सामान्य दे दूं, लेकिन 50 प्रश्न भी ऐसे आ जाएं तो विभेद हो जाए, आराम से उनमें सेपरेशन का कार्य किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही 5वां प्रश्न, नवल त्रिचौ सूत्रेण अनेन निष्पन्नौ स्तः। अब देखो, यद्यपि आपके पाठ्यक्रम में सीधा सूत्र नहीं दे रखा था, सेकंड ग्रेड 2017 के अंदर पूछा प्रश्न कि इसमें क्रमशः नुबुल त्रिच सूत्र के द्वारा कौन कौन से उदाहरण यहां पर आए हैं। नुबुल से बनने वाला कारक है, त्रिच से बनने वाला कर्ता। अब यहां पर सूत्र से संबंधित प्रश्न आ गए, मतलब हमें सूत्र भी पढ़ने होंगे, सूत्रों को लेकर के भी यहां पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये ऋणैकित संज्ञा वाला जो वृद्धि वाला कार्य है उसको हमने रखा। ऐसे ही यहां पर निणी प्रत्यय में ऋणैकित संज्ञा होती है, ऐसे ही घय प्रत्यय में यैकित संज्ञा होती है। यद्यपि ये जो निणी प्रत्यय है, ये निणी प्रत्यय जो हमारा सेकंड ग्रेड का पाठ्यक्रम है उसके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि प्रक्रिया एक जैसी है और बीच में एक सामान्य सा काम है, बाकी परीक्षाओं के अंदर सामान्य तौर पर इससे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इस वजह से ऐसे प्रसंगों को हम साथ में रखेंगे। मतलब कोई छोटे मोटे शीर्षक होंगे ना, यदि एक ही प्रकरण में हो सकता है कि पाठ्यक्रम में सीधे तौर पर नहीं दिया हुआ हो, लेकिन उस प्रकरण को हम यथास्थान वहीं पर पढ़ लेंगे। चाहे हो सकता है कि वो चीज व्यवहारिक तौर पर और कहीं पर काम आ रही हो। जैसे आहार में प्रकृति प्रत्यय कौन सा है, ह्री धातु से घय प्रत्यय करके बनता है, तो उसी प्रकार से प्रश्न बना हुआ है। ऐसे ही यहां पर अधि उपसर्ग इंग धातु से, अब आप चेक कर लेना, ये स्टार डाल के लिखाया हुआ है, जो घय प्रत्यय के दौरान ही अध्याय जो रूप है 3-4 स्टार डाले हुए हैं, उन 3-4 में से ये रूप है अध्याय है। अध्याय अधि प्लस इंग धातु से घय प्रत्यय करने पर कौन सा रूप बनेगा, तो यहां पर विशेष रूप अलग से प्रक्रियागत कार्य है, अध्याय रूप बनेगा। ऐसे ही अब देखो, सिद्धावस्था पन्ने धात्वर्थे वाच्य धातो प्रत्यय साथ, जो सूत्र जो घय प्रत्यय का सूत्र है, घय प्रत्यय के सूत्र में ये यहां पर वृत्ति के रूप में दिया हुआ है, मतलब एक तरह से देखा जाए सूत्रार्थ के रूप में दिया गया है। तो सिद्धावस्था मतलब कोई भी भाव अर्थ में जो घय प्रत्यय करते हैं उसके प्रसंग का यह सूत्र है। तो वहां पर उसकी जो वृत्ति के अंदर जो बात लिखी हुई है उस बात को यहां पर देखेंगे। इसलिए यहां पर हमें प्रत्येक प्रत्यय में यदि जो सूत्र आया उस सूत्र की वृत्ति में यदि कोई विशेष बात होगी तो उसकी भी चर्चा हम क्लास के दौरान करेंगे कि कोई भी शब्द सामान्य तौर पर क्या होता है, पेपर सेटर जब पेपर बना रहा होता है, कुछ पेपर सेटर तो व्यवहारिक होते हैं, वो तो खुद की अकॉर्डिंग लैंग्वेज सेट करते हैं, और कुछ पेपर बनाने वाले व्यवहारिकता का प्रयोग न करते हुए, हो सकता है कि उनको खुद को भी दिक्कत हो, तो वो क्या करते, लघु सिद्धांत कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी उठाएंगे और वृत्ति में जैसा लिखा हुआ है वैसा कि वैसा चिपका देंगे और वही पूछ लेंगे कि इसमें क्या हो गया। मतलब वहीं पर जो काम करने वाला था उस जगह कह कर दिया, किम कर दिया। एक तरीका यह है। अधिकाधिक यह भी हो जाता है, उदाहरण भी वही पूछ लेते हैं जो सिद्धांत कौमुदी लघु सिद्धांत कौमुदी में है, ताकि नई जगह आफत नहीं हो, उनको ढूंढना नहीं पड़े, तो वो वहीं से पूछ लेते हैं। ठीक है, ऐसे शिक्षण विधि में भी हुआ। 1-2 पुस्तकें ऐसी थी, सामान्य तौर पर संस्कृत माध्यम में 2-3 पुस्तकें ही थी जो कि संस्कृत शिक्षण का कार्य बताने वाली थी। तो पेपर सेटर के पास जो किताब उपलब्ध होती है उसी किताब में से वो एज इट इज लाइनें उठा करके रख देता है। हो सकता है कि वो बात केवल उसी किताब में लिखी हुई हो और बाकी किसी किताब में वो सिद्धांत स्वीकार्य ही नहीं हो, लेकिन फिर भी एज इट इज रख देते हैं। तो इस जगह जाकर के पता लगता है कि वो भी टिप टिप करके पेपर बना रहे होते हैं।
ये बड़ा दुर्भाग्य है। यदि कोई किसी एक भी किताब से, मैं भी यदि पेपर बनाऊं और यदि मैं किसी एक किताब से बनाऊं तो ये तो बहुत अन्याय होगा छात्रों के साथ। किसी की लैंग्वेज भी नहीं आनी चाहिए। पेपर सेटर का सबसे बढ़िया गुण यह है कि ये लैंग्वेज भी अलग होनी चाहिए। मतलब यदि कोई रटने वाला भी हो तो रटने वाले से पार नहीं पड़े। अब इसको जो रट के चला गया ना, रटा हुआ व्यक्ति इसको सही कर आया था, समझने वाला थोड़ा दिक्कत में रहा, अगर सिद्धावस्थापन्न क्या हो गई, और जिसका रटा हुआ था रटा हुआ कर आया। तो रटे हुए की बजाय जो समझने योग्य जो बातें हैं वो पूछी जानी ज्यादा बेहतर रहती हैं। तो ये सारे प्रसंग हमने देखे। प्रणाम है इति पदे प्रत्यय, प्रणाम है वो नम धातु से घय प्रत्यय होकर के, भाव में भू धातु से कौन सा प्रत्यय है, वही घय प्रत्यय की बात है। घय प्रत्यांत जो राग शब्द है, राग शब्द का अर्थ क्या है। अब इसमें राग शब्द को लेकर के अलग अलग अर्थ थे। जैसे राग का मतलब आसक्ति भी हुआ करता है, रंजन द्रव्य भी होता है। इस वजह से इस प्रश्न को आरपीएससी को डिलीट करना पड़ा था सेकंड ग्रेड 2014 वाले एग्जाम के अंदर, इसलिए स्टार लगा हुआ है। यहां पर अलग अलग आंसर यहां पर थे। इसके बाद में ये हमारे जो प्रत्यय थे, कौन कौन से प्रत्यय, घय निनी का कोई भी पूछा नहीं गया और अच का भी कोई पूछा नहीं गया। तो ये सारे के सारे प्रत्ययों को फिर हम एक साथ रखेंगे। घय के साथ अच इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये एक ही प्रसंग में होते हैं। कौन कौन से प्रत्यय, घय, अच और अप, ये तीन प्रत्यय एक साथ पढ़े जाते हैं। यद्यपि हमारे पाठ्यक्रम में अप नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि प्रकरण एक ही है। इन तीनों में से बंटवारा होगा धातुओं का कि कौन सी धातु से घय प्रत्यय होगा, उनसे अच अप नहीं होंगे। जिनसे अच होगा वहां पे घय अप नहीं होगा, और जहां पे अप होगा वहां पे घय अच नहीं होगा। तो एक ही प्रसंग है तो तीनों को पढ़ना पड़ेगा हमें। और इसी के साथ यहां पर हम निनी प्रत्यय को भी साथ में रख लेंगे क्योंकि ये सब वृद्धि वाले प्रसंग हैं। इस प्रकार से सबसे पहले गुण वाले प्रत्यय और इसके बाद में वृद्धि वाले प्रत्ययों को हम पढ़ेंगे, जहां पे कार्य, अब वो कैसे कैसे होगा मैं बताऊंगा आपको आगे। प्रक्रियागत जो कार्य होंगे पहली क्लास के अंदर ही, कहां पे गुण होगा, कहां पे वृद्धि होगी, ये लेकर के चलेंगे। फिर इसके बाद में हम तीन प्रत्यय यत, ण्यत और क्यप, ये तीन प्रत्यय हैं। इन तीन प्रत्ययों को देखेंगे। यत, ण्यत, क्यप, तीनों में अलग अलग बात है। इसमें गुण कार्य होगा, ठीक है, इसमें वृद्धि कार्य होगा, और यहां पे न तो गुण होगा न वृद्धि। तीनों चीजें एक जगह आ गई। गुण हो रहा है यत में, वृद्धि हो रही है ण्यत में, और क्यप में कै की संज्ञा हो गई, न तो गुण होगा न वृद्धि। तीनों प्रकार के कार्य, और ये तीनों भी एक साथ हैं। जैसे घय अच अप को पढ़ा जाता है, वैसे ही यत, ण्यत, क्यप को भी पढ़ा जाता है। वही वर्गीकरण करेंगे, कौन सी धातु से यत होगा, कौन सी धातु से ण्यत होगा, कौन सी धातु से क्यप होगा। मतलब तीनों प्रत्यय एक साथ संभव नहीं है किसी भी धातु से। तो जहां पे यत हो गया ण्यत क्यप नहीं होंगे सामान्य तौर पर, जहां पे ण्यत हो गया वहां पे क्यप यत नहीं होंगे, जहां पे क्यप होगा वहां पे यत ण्यत नहीं होंगे। कुछ धातुओं में डबल डबल प्रत्यय हो जाते हैं, उनको अलग से रखेंगे हम। अधिकांश नियम तो यही है कि इन तीनों में से आपको कोई एक प्रत्यय करना है। तो इसका मतलब यह हुआ इन तीनों प्रत्ययों का जो प्रकरण है हमें एक साथ ही एक ही कक्षा में देखना होगा, तभी हम वर्गीकृत कर पाएंगे कि कौन सी धातु से कौन सा प्रत्यय होगा। तो उनके प्रकरण को हम इस प्रकार से देख सकते हैं क्रमिक तौर पर। जैसे यहां पर देखो, यत प्रत्यय को लेते हैं सबसे पहले। इनमें से यत प्रत्यांत शब्द कौन सा है, तो कैसे फर्क होगा। चेय, वृत्तीय, आदृत्य, मृज्य, सब में यह दिख रहा था। कौन सी जगह यत होगा, कौन सी जगह ण्यत होगा, कौन सी जगह क्यप होगा। और एक बात और, इसी प्रकार का एक प्रत्यय और है ल्यप प्रत्यय। तो क्या फर्क है तीनों प्रकार के प्रत्ययों के अंदर, कैसे कैसे किस किस रूप में रखेंगे, ये सारा का सारा जो प्रसंग है वो आगे चल करके हम आपको समझाएंगे। ऐसे ही यहां पर यत प्रत्यय कौन से धातुओं से होता है। अब देखो सूत्र के अर्थ के आधार पर प्रश्न बना फर्स्ट ग्रेड 2010 वाले एग्जाम के अंदर, ठीक है। जैसे सामान्य तौर पर आपको ध्यान होगा अचो यत, अजन धातु से होता है। फिर वहीं पर एक सूत्र आता है पोर अदुपदात यत, तो पवर्गांत अदुपद धातुओं से। और अजंत कह दिया तो आकारांत भी अपने आप आ जाएगा उसी के अंदर, इसलिए यहां पे सभी प्रकार की धातुओं से। यह प्रश्न एक अच्छा प्रश्न है, मतलब इसमें केवल रटने से पार नहीं पड़ती, आपको यह पता होना चाहिए था कि यत प्रत्यय कहां कहां पर होता है, ठीक है। वैसे संस्कृत में जब जब उपयुक्त सभी आता है तो समझ जाओ कि उत्तर वही होता है। मतलब संभावना है कि ऐसा लिख रहे हैं तो कोई ना कोई कारण होगा, लेकिन मेरा सा कोई पेपर सेटर हो तो वो जानबूझ के लिखता है उपयुक्त सभी, और उत्तर होता नहीं है वो फिर भी, ठीक है। तो
ये कोई फिक्स नहीं है, नियम नहीं है कि जहां पर उपयुक्त सभी आ गए वो जवाब देना ही देना है। कहीं आप अभी से डर जाओ, गुरुजी ने बता दिया था सर इसमें देखो उपयुक्त सभी आया है, आपने तो कहा था। तो वहां पर लॉजिक का काम करेंगे हम। और लेकिन कैसे कैसे प्रत्यय होंगे इस प्रकार से आप देख सकते हैं। लभ्यम इति पदे, लभ्यम में कौन से प्रकृति प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय हुआ? लब, अभी पूर्व पवर्गांत की बात आई ना, वो प्रसंग। पेयम आकारांत धातु वाली बात आई, तो आकारांत में यत प्रत्यय होता है, सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया स्पेशल एजुकेशन में, तो ये यत वाले पूछे। ऐसे नत वाले प्रसंग में अब देखो सूत्रार्थ के आधार पर कौन से एग्जाम में, सेकंड ग्रेड 2018 वाले एग्जाम के अंदर, मतलब सूत्र नहीं था पाठ्यक्रम में, केवल प्रत्यय दे रखा था, लेकिन सूत्रार्थ जो उसकी वृत्ति है ना, वृत्ति के आधार पर प्रश्न पूछ रहे हैं। वृत्ति का काम आपने एक चीज नोट की होगी, समास में नहीं आया हमारा, समास में कहीं पर भी वृत्ति नहीं लिखी, क्योंकि समास में वृत्ति का कोई लेना देना नहीं है। समास में प्रथमा तृतीया सप्तमी, प्रथमा वाले का समास तृतीया वाले के साथ सप्तमी के अर्थ में, वहां पे इसलिए हमने किसी भी सूत्र के साथ वृत्ति लिखने का कार्य नहीं किया। लेकिन अब वापस जैसे आपने देखा संधि में हमने लिखा था, कारक में भी सामान्य तौर पर हम उसके अर्थ को समझ सकते हैं, कोई विशेष बात होती तो लिखते भी हैं, लेकिन अप्रत्यय में वापस से हमें वृत्ति और लिखनी पड़ेगी सूत्र के साथ साथ क्रमिक तौर पर। देखो रिवर्णांतात हलंतात च धातोः कै प्रत्यय, वही रि हलोर ण्यत जो सूत्र है उसकी वृत्ति में लिखा हुआ है। और फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया, रि हलोर ण्यत इति सूत्र से उदाहरणम अस्ति, इसका उदाहरण कौन सा है? रिकारांत और हलन धातु से, तो यहाँ पे हार्यम में रि धातु से बना हुआ है, इस वजह से ये प्रसंग सारा का सारा आ जाएगा। कैसे कैसे कौन से प्रसंगों में ण्यत होगा, ये सारा मार्ग्य है। अब मार्ग्य 2 बार पूछा जा चुका है, फर्स्ट ग्रेड 10 के अंदर भी और सेकंड ग्रेड 2017 में भी। मार्ग्य में प्रकृति प्रत्यय पूछा गया, और मार्ग्य में प्रत्यय कौन सा है ये पूछा गया। तो मृज धातु से जब हम ण्यत प्रत्यय करते हैं तब जाकर के मार्ग्य रूप बनता है, तो ये कुछ विशेष है। मृज धातु की प्रक्रिया अलग से अतिरिक्त थोड़ी सी विशेष है और धातु से भिन्न, तो वो प्रक्रिया भी 2 बार पूछी गई है। ऐसे प्रक्रियागत कार्यों को भी हम साथ लेकर के चलेंगे। ऐसे कार्यम, जैसे हार्यम बना वैसे कार्यम, तो कार्यम के अंदर कौन सा प्रत्यय है यह प्रश्न पूछा गया, वही ण्यत प्रत्यय का प्रसंग है। और यहीं पर तीसरा प्रत्यय कौन सा आया, क्यप प्रत्यय। क्यप प्रत्यय के अंदर वही सेम एतिस्तु सास वृद्रि जुसहा, ये सारे के सारे जो सूत्र के प्रसंग थे इनसे कौन सा प्रत्यय होगा, क्यप प्रत्यय होगा। तो ये सूत्र का प्रसंग ले लिया सीधा का सीधा, तो कोई भी सूत्र उठा करके उसमें रिक्त स्थान पूर्ति भी पूछ सकता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय होगा इत्यादि को लेकर के। एतिस्तु सास वृद्रि जुसा क्यप इत्यत्र रिक्त स्थाने कह प्रत्यय, रिक्त स्थान में कौन सा प्रत्यय होगा। यत तव्यत अनियर क्यप, कौन सा प्रत्यय होगा, जैसे अभी बताऊंगा आपको क्या प्रत्यय यहां पर होने वाला है। ऐसे शिष्य, शिष्य का प्रश्न भी देखो फर्स्ट ग्रेड 2010 के अंदर भी और सेकंड ग्रेड 2017 के अंदर भी। अब ये शिष्य के अंदर कुछ विशेष प्रक्रिया है, सास धातु से कुछ विशेष कार्य होंगे। आ के स्थान पर ई होगा, स के स्थान पर मूर्धन्य श होगा क्या प्रत्यय करने के बाद, तो इसलिए कुछ विशेष बातें हैं। यहाँ पे क्या प्रत्यय 2 बार केवल प्रत्यय का प्रश्न पूछा गया। और इसी प्रकार से स्तुत्य, अभी जो धातु सूत्र था ना एतिस्तु वाला, उससे क्या प्रत्यय वाला कार्य होता है, तो उससे संबंधित प्रश्न आ गए। मतलब यहां पर प्रत्येक शीर्षक से संबंधित है। इसके बाद में मतलब क्रमिक तौर पर हमारे पास जो प्रसंग आ गया, पहले गुण वाले आ गए, फिर वृद्धि वाले आ गए, फिर गुण वृद्धि वाले एक साथ प्रसंग आ गए, यत ण्यत क्यप। इसी सीरियल से हमें पूरे के पूरे विषय को पढ़ना है, इसी के क्रम से हमें देखना होगा। क्रमिक तौर पर ये इसी प्रकार से हमें लेकर के चलना होगा, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो शीर्षक है वो दे रखा है सत्रीय और सानच प्रत्यय का शीर्षक। यद्यपि सत्रीय और सानच प्रत्यय की प्रक्रिया हम क्रिया विशेषण में देख चुके हैं, और ज्यादातर संभावना यह है कि यहां पर वाक्य प्रयोग अवश्य तौर पर पूछा जाए, उनकी चर्चा हम कारक और अनुवाद में भी कर चुके हैं। क्रिया विशेषण के आधार पर हमने प्रश्नों को वहां रख लिया था, तो क्रिया विशेषण के जितने भी प्रसंग थे वो सारे के सारे सत्री सानच में आ जाएंगे। लेकिन इनसे प्रत्यय से संबंधित कैसे कैसे पूछा जा सकता है, देखो लट लकारार्थे द्वौ प्रत्यय स्तः। अब यहाँ पे सत्री सानच प्रत्यय लट लकार के अर्थ में होते हैं, क्योंकि सत्री सानच का जो सूत्र है वो है लट है सत्री सानच व प्रथमा समानाधिकरणे, ठीक है। तो वहां पर लटह का प्रयोग किया गया तो सत्री सानच आ जाएंगे। इक्त इक्तवतु भूतकालिक अर्थ में होते हैं,
तुम उन अलग के लिए अर्थ में, इक्तवा करके अर्थ में, यत्र ण्यत्र क्या चाहिए या योग्य अर्थ में। तो यहां पे प्रश्न पूछा गया लट लकार के अर्थ में कौन सा होगा, तो सूत्र के आधार पर यह प्रश्न बन गया सत्री और सानच को लेकर के। ऐसे ही सत्री और सानच प्रत्ययों की एक संज्ञा होती है सत संज्ञा, तौ सत, दोनों की संज्ञा होती है सत संज्ञा। अब देखो ऐसे प्रश्न से कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई भी प्रश्न दे दिया, कोई भी धातु देकर के कह दिया कि इसमें सत संज्ञक शब्द कौन सा है। सत का मतलब होता है सत्री और सानच प्रत्यय से बनने वाला पद, तो जिसके अंदर सत्री सानच होगी वो सत कहलाएगा। तो दोनों में देखो ये 17 और 2020 के अंदर प्रश्न पूछा गया, सत संज्ञक विस्तः, कौन कौन से सत संज्ञक हैं, सत्री सानच, और कौ सत संज्ञा भवता है 2020 फर्स्ट ग्रेड के अंदर, तो वही सेम सत्री सानच। तो कई प्रश्न तो लगातार से एग्जाम्स के अंदर रिपीट भी होते हैं, क्योंकि उनसे भिन्न कोई प्रश्न विशेष बनते नहीं हैं। अब देखो चौथा प्रश्न है, ये प्रक्रियागत प्रश्न है, कहीं पर भी नहीं था, पंक्ति के अंदर कहीं नहीं था, सूत्र में कहीं नहीं था। सत्री प्रत्यांते शब्दे प्रत्ययस्य अवशिष्यते, सत्री प्रत्यांत शब्द में प्रत्यय का क्या अवशेष रहता है। अब इसमें लेकर के काफी लोगों ने गलती कर दी थी। प्रश्न क्या कहा इन्होंने, सत्री प्रत्यांत शब्द, शब्द पूछा, पद पूछता तो अलग बात होती, पद का मतलब तो हो जाता है कोई भी शब्द रूप या धातु रूप। यदि यहां पर पद पूछ लेते तो फिर पठन पठनत पठनत वाली बात हो जाती, लेकिन यहां पर क्या पूछा, शब्द। अब जैसे मान लो पठ धातु है ना, पठ धातु से सत्री प्रत्यय करते हैं, ओरिजिनल शब्द तो बनता है पठत, ओरिजिनल तो क्या बनेगा पठत, शब्द तो क्या बनेगा पठत, लेकिन इससे पुल्लिंग में रूप चलाएंगे तो पठन पठनत पठनत वो बनेंगे पद। क्या हो जाएंगे, शब्द और पद में फर्क आपको बता चुका मैं। रूप बनने से पहले की प्रोसेस होगी वो क्या हो जाएगा शब्द, और कोई भी शब्द रूप में आ गया तो वो क्या कहलाएगा पद। तो यहां पर देख सकते हो, यदि अधिकांश लोगों ने यहां पर अन्न करके आ गए थे, अधिकांश लोग, क्योंकि सबने क्या देखा कि सत्री में तो क्या बनता है पठन लिखन हसन चलन, लेकिन यहां पे शब्द के अंदर तो अत होगा और पद पुल्लिंग के अंदर होगा अन, प्रथमा के एक वचन में, प्रथमा के एक वचन में, हर जगह नहीं। हम प्रथमा के एक वचन को ही मान लेते हैं सीधे तौर पर, लेकिन वास्तव में ये पठन लिखन ये तो प्रथमा का एक वचन है। मूल शब्द तो गच्छत पठत इत्यादि हैं, तकारांत वाले हैं। तो यहां पे प्रश्न शब्द को लेकर के पूछा गया था। तो कई बार ऐसे टेक्निकल चीजें भी पूछ ली जाती हैं जो कि आपको ध्यान पूर्वक, मतलब वो पूछना क्या चाहता है उसको भी आपको ध्यान में रखना होता है। ऐसे देखो पांचवा प्रश्न है, गच्छन इत्यत्र प्रत्ययम निर्दिशतु, यहां पे कौन सा प्रत्यय है उसका निर्देश करिए। गच्छन के अंदर अब अनंत वाला है, सत्री प्रत्यय वाली बात हो गई, ठीक है। ऐसे गम धातु से सत्री में क्या रूप बनेगा, उल्टा रूप पूछ लिया। पहले तो गच्छन में पूछ लिया कौन सा प्रत्यय, अब गम से सत्री में क्या रूप बनेगा, तो वो यहां पर आ जाएगा कृदंत रूपम। अब देखो यहां पर भी क्या किया, जो मूल शब्द है उसको दे दिया। अब आगे कुछ भी बनाओ चाहे आप, मूल शब्द से गच्छत दे दिया। अब पुल्लिंग में बनाएंगे तो गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः है, स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो गच्छन्ति गच्छन्त्यौ गच्छन्त्यः। तो कई टेक्निकल चीजें प्रश्न वो परीक्षा में पूछ रहा है जो केवल रटने मात्र से पार नहीं पड़ेंगी। कई लोग रट जाते हैं घर से कि लास्ट में तव्य धव्य ढव्य आ जाए तो तव्यत प्रत्यय होता है, ठीक है। अनम धनम रनम मनम धनम आ गया तो लिट प्रत्यय होता है, और ये न हलंत वाला आ गया तो लिट प्रत्यय सत्री प्रत्यय होता है। लेकिन यहां पर देखना कई जगह न हलंत देखा आपने, कई जगह तयलंत भी था, जैसे वहीं पर बिभ्यत ददत दधत, वहां से तय अंत में था पुल्लिंग के अंदर भी। तो यहां पे आपको प्रक्रियागत लेकर के चलना होगा। अब देखो जैसे मैंने बताया इनका वाक्य प्रयोग भी पूछने योग्य है सत्री और सानच में विशेष तौर पर, क्योंकि ये क्रिया विशेषण के प्रसंग में आते हैं। जैसे यहां पर देखो शुद्धम वाक्यम स्यात् 2016 फर्स्ट ग्रेड के अंदर, अब देखो यहां पर सात शब्द स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया, वह काव्य को रचती हुई बैठती है। तो यहां पर कंटिन्यूस का क्रिया विशेषण का प्रसंग आ गया, काव्य रचती हुई उसका विशेषण है साका। अब ये सा स्त्रीलिंग का है तो यहां पर रचयन रचयन पुल्लिंग के थे, रचयंत पुल्लिंग का बहुवचन था, ये नहीं आएंगे, बल्कि क्या आएगा रचयंती। जैसे मैंने वहां पे बताया था कि बहुवचन के रूप के अंदर ती को दीर्घ कर दें, और रचयती रचयतः रचयंती, एक वचन में ती से पहले ए था तो न आ जाएगा और यहां पर रूप बनेगा रचयंती। तो सा के अकॉर्डिंग रचयंती। यदि सा की जगह यहां पर होता स है तो फिर ये रचयन बन जाता,
वह काव्य को रचता हुआ बैठता है, सह काव्यम रचयन तिष्ठति। तो ये ऑप्शन सेकंड हो जाता है यदि सा की जगह सह होता तो ये वाक्य प्रयोग विशेष तौर पर सत्री और सानस को लेकर के पूछा जाता रहा है। अब ऐसे देखो सानस प्रत्यय वाला प्रसंग, इनमें से सानस प्रत्यांत शब्द कौन सा है? पचानम या पचमानम या पचंतम या पचमंतम। तो पचंतम पचमंतम तो हो नहीं सकते। अब पचानम और पचमानम वहां पे बताया था मैंने, पचते पचेते पचनते, बहुवचन में यदि अंते हो तो मान जुड़ेगा और यदि केवल ते हो तो आन जुड़ेगा। तो यहां पे अंते था तो मान जुड़ गया, क्या रूप बन गया? पचमानम। ऐसे दा धातु से रूप क्या बनता है? ददान, क्योंकि यहां पर बहुवचन में क्या बनता है? दत्ते ददाते ददते। अब अंते नहीं था, केवल ते था तो आन जुड़ जाएगा, दद प्लस आन ददान है। तो प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? सानच प्रत्यय। ये आपको क्रिया विशेषण बता चुका। ऐसे ही दोबारा प्रश्न पूछा गया कि सानच प्रत्यय से प्रयोग है भवति कौन से अर्थ में होता है? वर्तमान काल, क्योंकि लट आया ना, जो पहला प्रश्न पूछा था उसी आधार पर यहां पे क्या जाएगा? वर्तमान कालार्थ है, वर्तमान काल के अर्थ में। यद्यपि जो यहां पर जो लिट है सद्वा, ये प्रश्न वैसे डिलीट भी किया जा सकता था, क्योंकि लिट अर्थ में अर्थात भविष्यकालीन अर्थ में सद्वा विकल्प से सत प्रत्यय, विकल्प से सत्संज्ञक प्रत्यय, वहां पे पठिष्यन भविष्यन भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहां पर केवल ज्यादा बेहतर आंसर के आधार पर वर्तमान काल वाला प्रसंग रख लिया, इसलिए पहला जवाब स्वीकृत हुआ। तो ये सानच प्रत्यय की प्रक्रिया थी। यहां तक जो कार्य था, अभी तक हमने जो भी कार्य रखा वो कार्य गुण वृद्धि का निषेध और अंत में सत्री और सानच का प्रसंग रखा। इसके बाद हम प्रारंभ करेंगे हमारे तादि प्रत्यय। तादि प्रत्यय का मतलब होता है ऐसे प्रत्यय जिनमें इत्संज्ञा के बाद जो पहला वर्ण है वो तय हो, उसको हम क्या कह देंगे? तादि। जैसे तव्यत त्रिच तुमुन, समेत संज्ञा। तव्यत में क्या बसता है? तव्य। त्रिच में बसता है त्रि, तुमुन में बसता है तुम, सबके प्रारंभ में तय है ना, तो ये क्या कहलाएंगे? तादि। ऐसे ही इक्त इक्तवतु, इक्त में क्या बसता है? तय। इक्तवतु में तवत, इक्तवा में त्वा, इक्तिन में ती। ये कुल मिलाकर के 7 प्रत्यय हमारे पाठ्यक्रम के हैं। कौन कौन से? तव्यत त्रिच तुमुन, इक्त इक्तवतु इक्तवा इक्तिन। कुल मिलाकर के 7 प्रत्यय ऐसे हैं जो कि कैसे हैं? तादि। तादि का मतलब हो गया तय से शुरू होने वाले। तो यहां पर तादि प्रत्ययों के प्रसंग में कुछ विशेष काम होंगे जो कि अभी तक नहीं हो रहे थे, यहां पर उसको हम अलग से शीर्षक रख के रखेंगे। तादि प्रत्ययों के प्रसंग में होने वाले विशेष कार्य अलग से शीर्षक रखेंगे ताकि वो केवल तादियों में काम आएंगे। चलो सबसे पहले तव्यत की बात करें। तव्यत का प्रश्न अभी तक कोई नहीं पूछा गया है। दूसरा प्रत्यय है त्रिच। त्रिच का देख लीजिएगा, यहां पे हर्ता इत्यत्र प्रयुक्त प्रत्ययस्य विधायकम सूत्रम निर्धारयत। अब कौन से? स्पेशल एजुकेशन 2018। देखो हर्ता के अंदर जो प्रत्यय हुआ त्रिच प्रत्यय हरि धातु से, और त्रिच प्रत्यय करने वाला सूत्र कौन सा है? नवल त्रिचौ। सूत्र पूछ लिया सीधे तौर पर, मतलब यहां पर हमें सूत्रों के साथ ही पूरे के पूरे विषय को देखना है। देखो इसी प्रकार से अध्येता। अब अध्येता में त्रिच प्रत्यांत पद में धातु उपसर्ग कौन से हैं? इस प्रश्न को डिलीट करना पड़ा क्योंकि अध्येता के अंदर इन गतौ धातु है ना, जाने वाले अर्थ वाली। यद्यपि यहां पर बेस्ट तो ये होता अधि प्लस इंग होता, क्योंकि अध्ययन अर्थ वाली जो इंग धातु है ना उससे पहले अधि आता है हमेशा, ठीक है। और अध्येता का मतलब ये क्या है? पढ़ने वाला। तो वास्तव में यहां पर अर्थ के दृष्टिकोण से तो यही बनना चाहिए था, लेकिन चूंकि अर्थ नहीं दिया, इसके अंदर अर्थ नहीं दिया तो इन गतौ धातु से भी यही बनेगा। और एक धातु और बताई थी मैंने आपको, इक स्मरणे धातु आया था ना लास्ट में, कारक के प्रसंग में अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि, जो खेद पूर्वक स्मरण किया जाता है वहां पर अधि प्लस इक था ना, उसके प्रसंग में भी वही एता बनता। तो इस वजह से इसको आरपी से डिलीट करना पड़ा क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन संभव थे, इस वजह से डिलीट हुआ। तो यहां पर कौन कौन से धातु और कौन से उपसर्ग है, इस तरह का प्रश्न पूछा गया। ये इसी प्रकार से तुमन प्रत्यय में लेकर के देखिए, भुज धातु से तुमन प्रत्यांत रूप कौन कौन से हैं? जैसे भुज धातु से बनता है भोक्तुम इत्यादि। इसी प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं शुद्धम वाक्यम। आप देखो तुमन प्रत्यय का प्रसंग है और तुमन प्रत्यय के प्रसंग में यहां पर देखो वो सा ताम त्यजतुम तत्र
गमिष्यति इत्यादि, वह उसको त्यागने के लिए वहां जाएगी। तो वास्तव में देखा जाए सर्वनाम विशेषण का उदाहरण हो सकता है सा भी आया, ताम भी आया। और त्यज धातु से वास्तव में विशेष तौर पर जो पूछने योग्य बात थी वो तुमुन प्रत्यय की बात थी। त्यजितुम नहीं बनता, देखो यहां पे त्यजितुम दे रखा है, संत्यजितुम दे रखा है, त्यज दे रखा है। तो के लिए अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा त्यज धातु से, और त्यज धातु से तुमुन प्रत्यय में बनता है त्यक्तुम। तो ये एक तरह से देखा जाए तो अशुद्धिकरण, क्योंकि आपका शुद्धिकरण का जो शीर्षक आपके पाठ्यक्रम में है अशुद्ध पदों को छांटने का, वो शीर्षक आ गया। क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में क्या है, उपयुक्त सभी शीर्षकों के आधार पर अशुद्धि संशोधन। तो यहां पर जो प्रतिनिधि आप पढ़ जाएंगे सही से, तो अशुद्धि संशोधन में ज्यादा अलग से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये सारे प्रकरण है, क्रमिक तौर पर हम इनको देखेंगे। ऐसे ही वच धातु से तुमन प्रत्यय में क्या रूप बनेगा, वच धातु से वक्तुम। ऐसे क्री धातु से तुमन प्रत्यय करने पर जो रूप बनेगा वो बनता है कर्तुम। कैसे कैसे प्रसंग आएंगे सारे के सारे। दृश्य धातु से तुमन प्रत्यय करने पर, अब ये दृश्य है ना, अब इसमें भी दो तीन धातुएं ऐसी हैं जिनको लेकर के मैं विशेष फोकस करता हूं। एक तो सृज, एक दृश्य। सृज में कहां पे, तो सृज का सृज री, और कहां पे सृज। री और रे का जो फर्क है ना, आपने देखा होगा दृश्य धातु में। अब यहां पे दृश्य धातु से बनेगा द्रष्टुम, ठीक है। दृश्य धातु से वैसे ओरिजिनली री था, लेकिन यहां पे क्या बन गया, रे बन गया। वैसे यदि ये ऑप्शन के अंदर एक री वाला दे देते ना तो बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते। तो अब वहां पे कहां पर तो रे आएगा और कहां पे री आएगा। जैसे दृष्टा, द्रष्टव्यम, द्रष्टुम सब में रे था, और दृष्ट है, दृष्टवान, दृष्टि, दृष्टवा सब में री है। ऐसे ही सृष्ट, सृष्ट यहां पर जो सृज धातु है, सृज धातु से भी सृष्टा, सृष्टव्यम, सृष्टुम सब में रह है, और सृष्ट है, सृष्टवान, सृष्टि ही, सृष्टवा सब में री है। ऐसे ग्रह धातु के अंदर भी देखो जो वही तव्य त्रिस्तुमुन के अंदर तो ग्रहीतव्य, ग्रहीता, ग्रहीतुम रह है, और गृहीत है, गृहीतवान वो सब में री है। हम लिखते ना अनुगृहित करें, तो अनुगृहित के अंदर तो ग्री रहेगा री, और अनुग्रहीता कर्ता अर्थ में अनुग्रहण करने वाला, तो वहां पे र रहेगा। तो कैसे र, कहां पर री, ये विशेष तौर पर 4-5 धातुएं हैं, उनमें विशेष तौर पर देखना होता है, ठीक है। तो वो भी हम रखेंगे क्रमिक तौर पर। ऐसे दृश्य धातु से तुमने प्रत्यय का रूप फिर से पूछा गया, द्रष्टुम। यहां पर कौन कौन से एग्जाम में, स्पेशल एजुकेशन 2018 में भी, और सेकंड ग्रेड 14 के अंदर भी। तो ऐसे प्रश्न यहां पर मतलब कई शीर्षक ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम के अंदर रिपीट भी हो रहे हैं। मतलब ये हुआ कि पैटर्न लगभग लगभग समान है। ऐसे इक्ते में देखिए वाक्य प्रयोग पूछ लिया, जैसे मया पुस्तकम पठितम। अब ये मया में तृतीया हुई, ये कर्म वाच्य का वाक्य हो गया। अभी तक हमने जो वाच्य परिवर्तन का प्रसंग रखा था उसमें हमने धातु वाले प्रत्यय का प्रसंग नहीं रखा, हमने केवल धातु रूप का प्रसंग रखा था वहां पर। जैसे मया पुस्तकम पठ्यते इत्यादि का किया, लेकिन भूतकालिक अर्थ में भाव और कर्म वाच्य के प्रसंग में इक्तय प्रत्यय होता है तो कर्ता में तृतीया हो जाएगी। तो पुस्तक नपुंसकलिंग का है तो पठितम बन गया। इसको मतलब यह हुआ कि इसका वाक्य प्रयोग भी हम देखेंगे। प्रत्येक प्रत्यय के दौरान उसका वाक्य प्रयोग कैसे किया जा सकता है यह भी हमें देखना होगा। समास में हो सकता है कि वाक्य प्रयोग ज्यादा नहीं पूछे, समास में इतना वाक्य प्रयोग का प्रसंग नहीं होता, सीधे समस्त पद या विग्रह पूछ लेगा, ज्यादा काम भी नहीं आता, क्योंकि अनुवाद के दौरान हमारे पास विकल्प होता है, चाहो तो समास करके लिखें चाहे बिना समास के लिखें। लेकिन प्रत्यय में विकल्प नहीं होता। प्रत्यय में विकल्प इसलिए नहीं होता कि वहां तो यदि आपको कोई प्रत्यय करके रूप बनाना है तो प्रत्यय करके ही बनाना पड़ेगा, उसका कोई वैकल्पिक रूप नहीं है। समास में तो विग्रह था, जैसे हमने कहा ना कि राज्ञ है, पुरुष है, आगच्छति, आप ये भी लिख सकते थे, और राज पुरुष है, आगच्छति ये भी लिख सकते थे, हमारे पास दोनों विकल्प हैं। लेकिन यदि यहां पर हम कहें कि पुस्तकम पठनीयम अस्ति, तो इसका कोई विकल्प नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पुस्तकम पठ अनियर अस्ति, ऐसा नहीं कर सकते। वहां पे पठनीयम बनाना होगा तो बनाना ही होगा। इसलिए प्रत्यय के प्रसंग में भी वाक्य प्रयोग हमें विशेष तौर पर देखने होंगे। भूतकाल अर्थ में प्रत्यय होते हैं ये इक्ता इक्तवतु, इस वजह से यहां पर जो ऑप्शन चौथा है वो होगा। इसमें यत दे दिया जो कि गलत था, इसमें इक्ता के साथ नबुल दे दिया जो कि गलत था। सप्तऋषानस तो वर्तमान कालिक अर्थ में होते हैं लट लकार में, यहाँ पे भूतकालिक अर्थ में कौन सा होता है इक्ता इक्तवतु।
तो जिस प्रकार से भूतकालिक अर्थ के अंदर आपने लंग लकार की क्रियाओं का प्रयोग किया है पीछे अपठत अपठताम वाला, उसी प्रकार से यहां पर इक्त इक्त वतु का भी किया जा सकता है। तो वो आता ना, रामेण बाणेण बाली ही हतः, वो हतः इक्त प्रत्यय वाला रूप है। तो वो यहां पर हमें भूतकालिक वाले जो वाक्य प्रयोग है वो फिर से देखने पड़ेंगे, ताकि वो अनुवाद का प्रोसेस है वो संपूर्ण हो जाए। ऐसे देखो यहां पर भी वही तीसरा प्रश्न भी लगभग सेम आ गया कि धातु से इक्त इक्त वतु प्रत्ययो हो कस्मिन अर्थे प्रयोग है भवति, कौन से अर्थ में होता है इक्त इक्त वतु का प्रयोग? तो आपको बताया मैंने, भूतकाल के अर्थ में होता है। छिद धातु से इक्त प्रत्यय का रूप कौन सा होगा? छिद धातु से आपको बताऊंगा छिन्नम, ये विशेष उदाहरण है। यहां तक कि रीड जैसे एग्जाम में पूछ लिया गया प्रसन्नम, जो सामान्य तौर पर अन्नम दे करके ल्युट प्रत्यय कर देते हैं, लेकिन कौन से प्रसंगों में यहां पर इक्त प्रत्यय होगा? छिन्नम भिन्नम, जो दकारांत जितने भी धातु है ना, उनसे इक्त प्रत्यय में इक्त के तय के स्थान पर भी न हो जाता है और धातु के दय के स्थान पर भी न हो जाता है। तो छिन्नम भिन्नम इत्यादि जो रूप बनते हैं उनके दौरान। ऐसे ही यहां पर छिद धातु से इक्त प्रत्यय करने पर वापस देखो 2 बार लगातार आ गया, फर्स्ट गेट 2014 के अंदर और सेकंड गेट 2014 के अंदर, लगातार उसी साल। छिद धातु से छिन्न, त्यज धातु से इक्त प्रत्यय में क्या रूप बनेगा? त्यक्तः, त्यज धातु का प्रसंग पूछ लिया। ऐसे उदितः, अब ये विशेष धातु में से है। वद धातु है, वद धातु को संप्रसारण होता है उद, वो वाला प्रसंग है। तो यहां पर इक्त प्रत्यय में, और इसका वाक्य प्रयोग फिर से पूछ लिया गया, किसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? अब यहां पे मया पुस्तक नपुंसक लिंग का पठिता नहीं बन सकता, अहम पठित वत नहीं बन सकता, और अहम पुस्तकम अपठत नहीं बन सकता, अहम के साथ अपठत नहीं आ सकता, उत्तम पुरुष एक वचन आएगा। लेकिन मया पुस्तकम पठितम इक्त प्रत्यय वाले के प्रयोग में कर्ता में तृतीया हो जाएगी। इस प्रकार से क्रमिक तौर पर इनका जो वाक्य प्रयोग है वो भी पूछा जाता रहा है। विशेष उदाहरणों के अंदर जीना है, ज्या धातु से बनता है, ज्या को संप्रसारण होकर के आगे तय को नए इत्यादि होता है और जीना रूप बनेगा ज्या धातु से। ऐसे ही इनमें से कौन सा इक्त प्रत्यय का रूप नहीं है? अब देखो शुष्क है, इसमें भी इक्त प्रत्यय है, शुष्क धातु के आगे क हो जाता है। भिन्न है, भिद धातु से इक्त का रूप है। जीर्ण है, ज्री धातु से इक्त का रूप है। और यहां पर देखा जाए जो पुष्पितः, अब देखो परीक्षा में प्रश्न क्या पूछा, इनमें से इक्त प्रत्यांत पद नहीं है और दिख एक ही रहा था केवल पुष्पितः, लेकिन यहां पर पुष्पितः जो शब्द है ना, ये पुष्प शब्द से बना हुआ है, जो कि तद्धित प्रत्ययों में है, इक्त का प्रसंग नहीं है। जिसने ध्यान बूझ करके नास्तिक को नहीं पढ़ा होगा ना और अज्ञानी होगा, उसका सही हो गया होगा ये प्रश्न, क्योंकि तय तो केवल एक में दिख रहा था और उसने नास्तिक को नहीं पढ़ा। उसने कहा कि इनमें से इक्त प्रत्यय वाला सूत्र पद कौन सा है, तो उसने क्या पुष्पितः तय दिख रहा है, और भगवान की कृपा से उसका जवाब सही हो गया फिर, ठीक है ना। तो ये भी कई बार हो जाता है, होता है ना, कई बार अनाड़ी खिलाड़ी भी छक्का लगा देता है और जो एक्सपर्ट होते हैं वो पहली गेंद पर आउट हो जाते हैं, ये भी होता है। ठीक उसी प्रकार से यहां पे तय एक में दिख रहा था, लेकिन वो तय वाला नहीं है, इक्त वाला नहीं है, और बाकी में तय नहीं दिख रहे थे, वो सारे इक्त वाले हैं। ऐसे प्रश्न वास्तव में पूछने योग्य हैं, जिनके माध्यम से थोड़ा वर्गीकरण हो। जो रटके गए ना घर से कि लास्ट में तय ढ ध दिख जाए इक्त प्रत्यय, वो यहां करके बोल रहे फिर, ठीक है। इस वजह से कई शिक्षक तो ऐसे भी होते हैं जो केवल लिस्ट दे देता है कि ये लो प्रत्ययों की लिस्ट, इक्त प्रत्यय ये लिस्ट है पूरी, इसको देख लेना, इनको याद कर लेना। तो ऐसे वो सिस्टम नहीं, पूरी प्रक्रियागत काम समझ में आपको आना चाहिए। चलो, इनमें से कौन से पद के अंदर इक्त प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? अब वही सेम सिचुएशन, भुग्न है, शुष्क है, पक्व है, अभूत। अब वही समस्या हो गई, यद्यपि तय हलन था, ठीक है, तो यहां पर भी अभूत के अंदर इक्त प्रत्यय नहीं है। भुज धातु से भुग्न इक्त में बनता है, ऐसे ही शुष्क धातु से बनता है शुष्क है, पच धातु से बनता है पक्व है, ठीक है। ये तीनों तो इक्त प्रत्यय के रूप हैं। अब इक्त प्रत्यय के अंदर कुछ विशेष काम होंगे, कौन से तय के स्थान पर क्या क्या आदेश होगा, वहां पर देखना, कै भी होगा, मैं भी होगा, न भी होगा, अलग अलग प्रसंगों के अनुसार। पचो वह, क्षायो मह, सुसह कह, रदाभ्याम निष्ठातो न, वहां पर न होगा इत्यादि 4-5 काम होते हैं विशेष। मतलब इक्त प्रत्यय के तय के बजाय वहां पर और कुछ दिखाई देगा। ऐसे वस धातु, अब ये विशेष संप्रसारण वाली धातु ये है। जैसे वद से पूछा उदिता है, वैसे वस से बनता है उषिता।
तो ये उसी तरह बनेगा। अब ये काम रटने से पार नहीं पड़ेगी। यदि आपको ये प्रक्रियागत काम पता होगा तो ही इनका जो जवाब है आप दे पाएंगे। ऐसे उत्कटितः, इसमें कौन सा प्रत्यय है? सीधा सा दिख रहा था, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अब देखो इसमें उसने 10 दिन में आरोग्य प्राप्त किया। अब ये जो प्रश्न है 2-3 जगह जुड़ गया। एक तो संख्यावाचक में भी जुड़ गया, एक आपके कारक में अपवर्गीय तृतीया फल प्राप्ति के प्रसंग में तृतीया विभक्ति होती है, और यहां पर मैंने इसको यहां पर इसलिए रखा कि उत्तर पद में इक्तवतु का प्रयोग कर रहे थे, मतलब क्रिया के रूप में इक्तवतु का प्रयोग कर रहे हैं। उसने 10 दिन में आरोग्य प्राप्त किया, संपूर्णता है, जितना दिन बताया कंप्लीट बताया, इसका मतलब अत्यंत संयोग हो गया। और फल प्राप्ति भी हो रही है कि 10 दिन में आरोग्य प्राप्त कर लिया, मतलब रिजल्ट मिल गया। तृतीया विभक्ति भी होगी तो सह 10 भी दिनई ही, 10 भी तृतीया में 10 भी दिनई ही, समास नहीं होगा, 10 भी दिनई ही आरोग्यम। अब ये इक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग होगा, लब्धवान। 10सु दिनेसु नहीं बनेगा, 10 दिनात नहीं बनेगा, और 10 दिने नहीं बनेगा। और ये आरोग्य शब्द है, आरोग्य शब्द का प्रसंग भी यहां पर आ जाता है। तो ये प्रत्यय से जुड़ा हुआ जो एक अशुद्धि संशोधन या अनुवाद का पार्ट हम इसको रख सकते हैं। अनुवाद वाला प्रसंग फर्स्ट ग्रेड 2014 के अंदर पूछा गया। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। अब वाक्य प्रयोग देकर के, रामो वनम गतवान, रामो वनम गतवान, इसमें रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय है? ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अब देखो यहां पर मैं आपको कुछ प्रसंग बता रहा हूं। दृश्य धातु ना, दृश्य धातु, ये दृश्य धातु से दृष्टा, ठीक है, दृष्टा। और ये ऐसा प्रसंग है जो ये टा वाला प्रसंग अलग अलग जगह अलग अलग प्रत्यय के आधार पर दिखाई दे सकता है। तो कई जगह इनके आधार पर भी आप प्रत्यय छांटने होंगे, वाक्य प्रयोग के आधार पर भी छांटने होंगे। जैसे मान लो गम धातु है, गम धातु से इक्तय प्रत्यय में आपने बनाया गतः, गतः पुल्लिंग के अंदर, स्त्रीलिंग में बनाएंगे आप गता। अब ये गता बनाते ही कहीं आपको शंका नहीं हो जाए, क्योंकि त्रिच के अंदर भी तो ता शेष रहता है, तो वो ता वाला प्रसंग होगा। जैसे मान लो पठिता, अब ये सबसे बड़ा उदाहरण है पठिता का। उदाहरण देखो, पठिता पठ धातु से इक्तय प्रत्यय होने पर स्त्रीलिंग में बनता है, मया गीता पठिता। और ये पठिता शब्द त्रिच में बनता है, पढ़ने वाला, इस तरह का अर्थ में। अहम पठिता अस्मि, मैं पढ़ने वाला हूं। तो अहम पठिता अस्मि का प्रयोग हुआ जब तो त्रिच प्रत्यय माना जाएगा। और मया गीता पठिता, ऐसा ता रहा तो फिर इक्तय वाला माना जाएगा। तो वाक्य प्रयोग में रूप एक ही बनेगा, पठिता, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग प्रसंग में अलग अलग प्रत्यय हो गया है। तो वाक्य प्रयोग के दौरान ऐसा पूछा जा सकता है। ऐसे देखो, कृतवान इति पदे क्री धातु प्रत्यय, क्री धातु से कौन सा प्रत्यय है? कृतवान के अंदर वही इक्तवतु प्रत्यय का प्रसंग है। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रकरणों के अंदर माने जाते हैं। ऐसे देखो, अब देखो मैं बता रहा हूं सूत्रार्थ क्यों जरूरी है। पहला प्रश्न देखो यहां पर, समान कर्तृकयो हो धात्वर्थयो हो पूर्व काले असमासे विद्यमाना धातो प्रत्यय स्यात्। ठीक है, शायद ये फर्स्ट ग्रेड का प्रश्न है। यहां पे समान कर्तृक धातुओं के प्रसंग में पूर्व काल में, तो यहां पे इक्त्वा प्रत्यय का जो प्रसंग आता है, इक्त्वा प्रत्यय के प्रसंग में समान कर्तृकयो हो पूर्व काले जो सूत्र है उसके सूत्रार्थ में दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे लब धातु से इक्त्वा प्रत्यय होने पर कौन सा रूप बनेगा? लब्ध्वा बनेगा, यह प्रश्न पूछा गया। ऐसे ही क्रीत्वा अस्मिन पदे धातु वर्तते, क्रीत्वा पद में धातु कौन सी है? अब क्रीत्वा में क्री धातु, कृत्वा में ये क्री धातु, अलग अलग प्रसंग, उच्चारण इनका सेम लगभग, सुनने में तो कृत्वा और क्रीत्वा दोनों एक जैसा दिख रहे थे, सुनने में आ रहे थे, लेकिन अलग अलग प्रसंग है। उक्तवा, वही संप्रसारण वाली बात आ गई। मतलब ये प्रश्न जो पूछ रहा है ना, एक आपने चीज नोट की होगी, केवल सीधे तौर पर नहीं पूछा कि पट धातु से क्या बनेगा, गम धातु से क्या बनेगा। वच का पूछ रहा है, वस का पूछ रहा है, वद का पूछ रहा है, और यहां पे वच का पूछ रहा है। वच को संप्रसारण होता है उच, उच के आगे त्वा, और रूप बनेगा उक्त्वा वच धातु से। तो ऐसे कई प्रश्न पूछ रहे हैं, वो अच्छे लॉजिकल प्रश्न भी वो पूछ रहे हैं। सेकंड ग्रेड 2017 वाला पेपर ठीक था, अच्छा स्टैंडर्ड पेपर था, ज्यादा बेकार नहीं था।
इस वजह से ऐसे कुछ भी, ये मान लो 150 प्रश्नों में से 25-30 प्रश्न भी आ जाए ना, तो बहुत कुछ भीड़ को छांटा जा सकता है। फिर आपके सेकंड पेपर, मतलब जो पहला पेपर जो जीके वाला है, उसकी कमी की पूर्ति की जा सकती है। यदि संस्कृत का पेपर अच्छा आ जाए ना, और जीके का पेपर यदि नॉर्मल भी तैयार है, तो संस्कृत वाले विद्यार्थी सेलेक्ट होते हैं अच्छे। लेकिन कई बार क्या होता है कि संस्कृत का पेपर नॉर्मल दे देता है, और फिर जीके के आधार, जीके की ज्यादा महत्ता हो जाती है। संस्कृत में तो सभी कर रहे होते हैं, लेकिन यह पक्का है अब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। संस्कृत में विशेष तौर पर, संस्कृत में विशेष तौर पर सबसे ज्यादा सीट भी संस्कृत की रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा कट ऑफ भी संस्कृत की जाती है। ये देख लेना, सबसे ज्यादा सीट भी रहेंगी, लेकिन कट ऑफ भी सबसे ज्यादा रहेगी। उसका रीजन यही है कि अब यहां पर एक तो क्या सामग्री बिल्कुल सुनिश्चित हो गई है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है अलग से, जो कंटेंट है फिक्स है। बाकी और विषयों की तरह नहीं है, और विषयों में तो आपको 10-10, 20-20 किताबें पढ़नी होती हैं। एसएस के अंदर चले जाओ तो वहां पर कितने किताबें पढ़नी पड़ेंगी पता ही नहीं है, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट में भी यही स्थिति है। संस्कृत में आपका मैटर कॉम्पैक्ट हो गया, एक जगह हो गया, बस थोड़ा सा है, एक किताब है छोटी सी मार्केट में साफल्यम की, वो ले आओ बस, बाकी लाने की जरूरत नहीं है। सारे खर्चे मिटा दिए, सारे खर्चे मिटा दिए ना आपके, और 10 तरह की शिक्षण विधि नहीं लानी, वो नहीं लाना, एक मैटर एक जगह हो गया। खर्चे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कंटेंट एक जगह मिल गया आपको, तो आपको आपके अदर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है कहीं पर भी। अब जीके वाले पेपर में आप टाइम सबसे ज्यादा लगाते हो, लेकिन फिर भी नंबर कमाते हैं, होता यही ना। अब उसकी स्थिति यही है, मैटर एक जगह मिल पाना एक बहुत कठिन चीज होती है। तो उसको भी, जीके वाले पेपर को भी मैं बार बार भी कहता रहता हूं, जीके वाले पेपर को भी आप साथ में फोकस करते रहें, क्योंकि सिलेक्शन एक के आधार पर नहीं होगा। संस्कृत में तो करने ही करने हैं, संस्कृत में तो ये मानो कि 150 करने हैं। 300 नंबर इधर के फिक्स मान के चलो, आप फिक्स मानेंगे तभी जाकर के तो कुछ पार पड़ेगी। लेकिन पहले से मत करना, कोई बात नहीं, मान तो 150 लेता हूं, 10-20 तो गलत होंगे ही होंगे। यदि जिसके एक भी प्रश्न गलत हुआ ना, जानबूझ करके तो एक भी प्रश्न गलत हुआ, तो समझ जाना उसका आजीवन का जो नुकसान है ना, वो लाखों का नुकसान है। मैं जो कहना चाह रहा हूं समझ गए होंगे आप। एक प्रश्न लाखों का पड़ेगा आपका, तो देख लो 150% 1.5 करोड़ के हो गए कम से कम। एक प्रश्न लाखों का कैसे? मैंने आपको बताया था, यदि एक प्रश्न की वजह से रैंक आपकी नीचे आ गई, तो प्रमोशन में हो सकता है कि आपको साल भर, या हो सकता है कि 2 साल इंतजार करना पड़ जाए एक प्रश्न की वजह से। पहली बात तो एक प्रश्न की वजह से बाहर भी हो सकते हो, उस बात को तो भूल क्यों रहे हो? हाँ, पहली बात तो वो नौकरी से, वो तब तो 1.5 करोड़ का नुकसान है ही है कम से कम। यदि एक क्वेश्चन कम हुआ, बाहर हो गए, तो सबसे बड़ा नुकसान है। लेकिन यदि सेलेक्ट होने के बावजूद भी एक प्रश्न की वजह से आपको 2 साल लेट प्रमोशन हुआ, तो कई लाखों का नुकसान होगा आजीवन में देखा जाए तो एक एक प्रश्न की महत्ता इसी तरह से जोड़ के चलो कि ये करोड़ों का प्रश्न है। ये हर प्रश्न को एग्जाम में ये बुद्धि लेकर के चलनी चाहिए, तभी जाकर के आपको काम कंप्लीट होगा। चलो पहले एक बार इसकी चर्चा कर लेते हैं। प्रकृत्य इति प्रकृति प्रत्यय, इस पद के अंदर प्रकृत्य में जैसे कि आपको पता है, उपसर्ग आ जाए इक्तवा प्रत्यय वाले प्रसंग में, तो इक्तवा के स्थान पर कौन सा आदेश हो जाता है? ल्यपादेश। तो अब ऐसे प्रसंगों में यद्यपि इसने तो सीधा दे दिया प्रक्रियप, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यदि यहां पर इक्तवा ल्यप की जगह इक्तवा भी दे देता ना, तो वो भी आंसर होता। एक चीज ध्यान रखना, यद्यपि हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ है और हमसे प्रश्न भी पूछ रहा है कि कौन सा प्रत्यय है, ल्यप नाम का कोई प्रत्यय नहीं है। ल्यप तो आदेश होता है, इक्तवा प्रत्यय के स्थान पर ही आप देख लेना, किसी भी कहीं पर भी इक्तवा प्रत्यय का जैसे सूत्र है, कोई भी समान कर्तृकयो पूर्व काले इत्यादि कोई भी सूत्र है, ल्यप प्रत्यय का कोई सूत्र नहीं है कि इस अर्थ में ल्यप प्रत्यय होगा, ऐसा नहीं है। वो तो कहेगा समासे अनय पूर्वे इक्तवो ल्यप, इक्तवा के स्थान पर क्या आदेश होगा? ल्यप आदेश। ल्यप प्रत्यय अलग से है ही नहीं, आदेश वाला प्रसंग है ये। यद्यपि वो फेमस ये होगा कि ल्यप प्रत्यय है, लेकिन यदि इसमें परीक्षा में ल्यप न देकर के इक्तवा दे देता ना, तो ज्यादा बेहतर, तो भी आंसर होता। ल्यप और इक्तवा एक साथ देगा नहीं, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। इस वजह से यदि यहां पर इक्तवा दे दें, और चलो ये उल्टा भी पूछ सकता है, यदि यहां पर ये प्रश्न पूछते थे ना प्र प्लस क्री प्लस इक्तवा, और इसका रूप क्या बनेगा, तो मुझे पक्का बिलीव है आधे से ज्यादा लोग, तो यदि पहला विकल्प ये आ जाता ना प्रकृतवा, ये करके आ जाते, क्योंकि पूछा कौन सा है?
इक्त्वा पूछा है, तो क्या रूप बन गया? प्रकृत्वा। गलत है, ये नहीं बनेगा, क्यों? जैसे ही उपसर्ग आ गया समास हो जाएगा, गति तत्पुरुष वाला समास हो जाएगा। मैंने बताया ना, उपसर्ग गति कहलाते हैं, और गति वाले प्रसंग में गति तत्पुरुष हो गया, समास हो गया। समास होते ही इक्त्वा के स्थान पर ल्यप है, और पूरी प्रक्रिया होकर के रूप क्या बनेगा? प्रकृति। ऐसे प्रश्न पूछने योग्य है, और ऐसे प्रश्न, एक एक प्रश्न हजारों की भीड़ को साइड में करने वाले होंगे। एक प्रश्न आ गया, 1000 लोग साइड में, ये मान लेना कि ऐसे प्रश्न 1000 लोगों को पीछे करते हुए आप आगे चले जाएंगे, यदि आप ध्यान पूर्वक कर रहे हैं तो। और नहीं तो 1000 नीचे। ये भी तो है, आप भी को सारे सर्वज्ञ थोड़ी हैं, आप में से भी कुछ विद्वान आदमी तो होंगे ही होंगे, महापुरुष तो होंगे ही होंगे। तो वो भी ये सोच करके, यदि यहां पर दोनों विकल्प दे देना, फिर वो लड़ेंगे कि हम भी कोर्ट में जाएंगे, इक्त्वा से तो त्वा बनता है, ल्यप कहां से हो गया? वो तो ल्यप प्रत्यय है। लेकिन वास्तव में ल्यप नाम से कोई सेपरेट प्रत्यय नहीं है, यद्यपि पाठ्यक्रम में भी दिया हुआ है और ऐसे प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो दोनों को एक साथ तो देगा नहीं, लेकिन ये प्रक्रियागत ये प्रोसेस है। ऐसे प्रणत्य, प्रणत्य के अंदर भी सेम सिचुएशन, प्र उपसर्ग पूर्वक नम धातु से ल्यप प्रत्यय, ठीक है। विचिन्त्य उपसर्ग आ रहा है ना, उपकृत्य उपसर्ग आ रहा है ना, तो धातु में कौन सा प्रत्यय होगा? विचिन्त्य के अंदर ल्यप प्रत्यय। अब विचिन्त्य दे दे, ये बगैर विसर्ग का है, बगैर विसर्ग का है, जब तो कौन सा हो गया? ल्यप। और यदि इसकी जगह, विचिन्त्य की जगह विसर्ग लगा दूं केवल मैं, विचिन्त्य, इतना सा कर दूं बस केवल, तो ये ण्यत में पहुंच जाएगा। कितना फर्क है? विचिन्त्य, चिंत धातु हलंत धातु है, री हलोर ण्यत, हलंत धातुओं से कौन सा प्रत्यय होता है? ण्यत। तो फिर ण्यत में तो तीनों लिंगों में रूप चलेगा, पुल्लिंग में भी विचिन्त्य। मया समास है विचिन्त्य, मेरे द्वारा समास की चिंतन किया जाने योग्य है समास। मया समास है, समास पुल्लिंग का था, तो विचिन्त्य है, तब तो कहां पर? ण्यत में। और विचिन्त्य, चिंतन करके, कितना फर्क हो गया देख लो। अब ये रटने वाला तो कभी ये नहीं रट सकता कि विसर्ग है और बगैर विसर्ग वाला है, तो ये ल्यप वाला अव्यय हो जाता है, तो स्वादि विभक्ति का लोप हो जाएगा, और ये तीनों लिंगों में चलेगा। तो ये जो मैं यहां पर पूरी क्लास के दौरान डिस्कस करूंगा, यही टेक्निकल चीज है। पढ़ते आए होंगे आप, प्रत्यय सब पढ़ते हैं, और किताबों में भी देख रहे होंगे, वो तो चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है। यदि मैं आपको केवल यहाँ पे पठ धातु से इक्त्वा में क्या रूप बनेगा, पठित्वा लिखा करके छोड़ दूं, तो कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन जो विशेष बातें हैं, कि जो डिफरेंस वाली बातें हैं, वो डिफरेंस वाली बातें ही विशेष हो जाएंगी। ऐसे देखो, उपकृत्य, उपकृत्य इति कृदंत रूपे, प्रकृति प्रत्यय कौन कौन से हैं? वही उपसर्ग क्री धातु से ल्यप प्रत्यय, ठीक है। यदि ल्यप नहीं होता, विकल्प में इक्त्वा दे देता, तो वो भी आंसर के रूप में स्वीकार करना होता। संपृच्छ्य, संपृच्छ्य में कौन सा प्रत्यय है? अब वही सेम सिचुएशन, वही समुपसर्ग है, प्रस धातु है, प्रस को पृच्छ आदेश हो जाता है, और वही ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है, उसका निर्धारण करिए। अब यहां पर देखो, ल्यप प्रत्यय के बारे में यह पता होता कि वो अव्यय है, तो अव्यय के आधार पर ही छांट लेते। हवनीयम, बुद्धिमान, देयम, ये तो अलग अलग पद है, यहां पे अव्यय केवल एक ही दिख रहा है, स्वीकृत्य। तो ये सारे के सारे प्रसंग, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे प्रसंग सेकंड ग्रेड के जो धातु वाले प्रत्यय थे, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में, वो कॉमन रूप में थे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, इक्तिन प्रत्यय केवल फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में है, लेकिन सेकंड ग्रेड के अंदर भी वाक्य प्रयोग इत्यादि के दौरान हमें काम आ सकते हैं, दैनिक जीवन में प्रयोग में लाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसमें कोई अलग से काम नहीं है, वही लगभग प्रक्रिया जो इक्तवतु की है, लगभग वही प्रक्रिया यहां पर है। बज धातु से भक्ति बनेगा, क्षम धातु से यहां पर क्षांति ही बनेगा, क्षांति ही। अब ये कुछ धातुएं हैं, जैसे सम से शांति ही, यहां पे क्षम से शांति ही, क्रम से क्रांति ही, मतलब एक तीन प्रत्यय कै की संज्ञा वाला है, फिर भी यहां पे वृद्धि का कार्य होता है। कुछ विशेष अलग से लिखवाए हुए हैं, उनके प्रकरण में ये पूछा गया, ठीक है। यहां पर फर्स्ट ग्रेड के अंदर मतु प्रत्यय फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों में है। अब यहां से तद्धित प्रत्यय प्रारंभ हो जाते हैं। तद्धित प्रत्यय का मतलब हो गया शब्दों से होने वाले प्रत्यय, शब्द वाले जो प्रत्यय है उनको हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो यहां पर देखो, मतु प्रत्यय तद अस्य अस्ति अस्मिन्निति, अभी सूत्र दे दिया, सूत्र दे करके डैश 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 दे दिया, वह कौन से प्रत्यय का है? तो तद अस्य अस्मिन्नति मतु सूत्र है, तो ये सूत्र के आधार पे पूछ लिया। मतलब ये हुआ प्रत्यय में प्रत्ययों से विधायक जो सूत्र है वो भी काम के हैं, सूत्रों की वृत्ति है वो भी काम की है, और उदाहरण तो है ही है, उदाहरणों में जो विशिष्ट उदाहरण है वो ज्यादा काम के हमारे होंगे। तो
लघु सिद्धांत या सिद्धांत कौमुदी में आप एक चीज देखना, वहां पर सारी धातुओं का रूप नहीं लिखा हुआ है। वहां से जैसे पहले एक स्टार्टिंग का रूप बना दिया कि ये तो नॉर्मल रूप बन गया, उसके बाद में केवल रूप दिए हुए हैं जिनमें कोई विशेष काम हो रहा हो, चाहे संप्रसारण का काम हो रहा हो, चाहे वहां पर कोई विशेष आदेश की बात हो रही हो। तो एक तरह से मान लीजिएगा, यहां सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी के उदाहरण है ना, उनको अलग से पढ़ना पड़ेगा। सामान्य जो रूप है वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन उन रूपों को विशेष तौर पर कोई ना कोई काम हो रहा होगा, तो प्रत्येक प्रत्यय के दौरान एक सूत्र तो वो हो गया प्रत्यय का, उसके अलावा कुछ प्रक्रियागत कार्य भी बीच में जितने करने वाले होंगे उन सूत्रों को भी हमें पढ़ना होगा। कोई भी प्रक्रियागत कार्य कर रहे हो तो वो सूत्र भी हो सकता है कि ये पूछ ले कि ये काम कौन से सूत्र से हुआ, जिसे समास में पूछा ना कि ये पूर्व प्रयोग कौन से नियम से हुआ, कौन से सूत्र से हुआ, उसी प्रकार से यहां पर भी पूछा जा सकता है। इस वजह से यहां पर भी हमें सूत्रों को अवश्य तौर पर देखना होगा। और तदस्यास्मिन हो गया गुरुत प्लस मतुप, तो यहां पर देखना गरुत्मान इत्यादि जो रूप बनता है आप चेक कर सकते हैं, पुराने वाले कंटेंट के अंदर भी स्टार डाल के अलग से लिखवाया हुआ है। यवादिगण के शब्द हैं, ककुद, गरुत, यव, भूमि, ऊर्मी, कृमि, उन शब्दों में कुछ विशेष काम होता है और रूप क्या बनेगा, गरुत्मान बनेगा। ये कुछ विशेष रूप है मतु प्रत्यय के प्रसंग में ही। श्रीमत के अंदर क्या क्या प्रकृति प्रत्यय है, श्रीमत के अंदर श्री शब्द से मतु प्रत्यय वाला जो प्रसंग है, जिसको आप पुल्लिंग में तो रूप बनाते हैं श्रीमान, श्रीमान, और स्त्रिंग में क्या बनता है श्रीमती, उनमें प्रत्यय कौन सा है, मतु प्रत्यय है। तो हम उसकी प्रक्रिया को रखेंगे। इनमें से मतु प्रत्यय किसमें नहीं है? अब ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, मतलब 2017 वाला जो एग्जाम था ना, एक अच्छा पेपर सेटर ने बनाया था। अब इसमें वही बात आ गई, जो रट के गया ना, मान रट के गया तो वो तो सोचेगा कि मोदमान है, गुणवान, धीमान, सब में तो मान दिख रहा है, इनमें तो मतुप होना चाहिए। श्रीमंत में मतुप कहां से आ गया? लेकिन श्रीमंत मतुप का है, श्रीमान, श्रीमंतो, श्रीमंत बहुवचन का है। इसलिए सुन लीजिएगा, प्रत्यय का शीर्षक फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से ज्यादा कठिन रीट में हो जाता है, क्योंकि रीट में जो प्रश्न पूछता है वो वाक्य प्रयोग में से पूछा जाता है 100%। वहां पर सीधा नहीं पूछेगा, गद्यांश या पद्यांश में देकर के पूछा जाता है। फर्स्ट ग्रेड में तो सीधा पूछ लिया, तो आपको केवल प्रथमा वाला रूप पूछ लिया। यदि यहां पर जैसे मान लो आपने त्रिच प्रत्यय पढ़ा, त्रिच प्रत्यय पढ़ा, और त्रिच प्रत्यय पढ़ करके पठ धातु से मान लो मूल शब्द बना पठित्री, तो आपके यहां तो पढ़ने से काम पड़ जाता है, पठिता रूप बन गया। लेकिन अब इसका रूप बनाना था और वहां पे सप्तमी एक वचन में बनाया पठितरी। क्या बनाया? पठितरी। जैसे पितरी सबसे पितरी, वैसे पठित्री से क्या बन गया? पठितरी। अब इसमें कौन सा प्रत्यय है? अब सोचे कि पठितरी में प्रत्यय लास्ट में तो तरी दिख रही है, तो तरी तरी प्रत्यय हो गया, ठीक है। लेकिन वास्तव में यहां पर भी प्रत्यय कौन सा है? वही है, त्रिच प्रत्यय ही है। मतलब ऐसे ये रूप ना, जैसे श्रीमान, श्रीमंतो, चलो ये तो कोई बात नहीं। यदि इस जगह दे देते ना श्रीमता, तृतीय एक वचन है ना, तृतीय एक वचन। अब चलो श्रीमता में अंत में ता दिख गया, तो जिसको पहली बात तो ये याद आ जाए कि ये शब्द से हुआ है, तो या तो वो यहां पर मतुब तो बाद में सोचता, पहले तो तल देखता कि तल में ता बचता है, ठीक है, नंबर 1। और जिसको ये पल्ले नहीं पड़ता कि ये धातु के शब्द है, तो फिर वो उधर देखता है इक्ते में भी ता आता है स्त्रीलिंग के अंदर, त्रिच, त्रिच में भी ता बचता है, और उधर सत्री में भी तो ता आता है, पठता, तृतीय एक वचन, तो सब जगह ता आ रहा था। मतलब ये हुआ प्रत्यय के प्रसंग में वाक्य प्रयोग इसलिए हमें समझना है क्योंकि कहीं का भी किसी विभक्ति का रूप पूछा जा सकता है। सीधा प्रश्न पूछ लिया कि पठितव्यम, पठितव्यम में कौन सा प्रत्यय है, जब तो हर कोई जवाब दे देगा। लेकिन जैसे ही मान लो इसकी जगह मैंने कर दिया पठितव्येन, पठितव्येन, और इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो अधिकांश लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि लास्ट में न आ गया, और गुरुजी ने न किस में बताया था? ल्युट में बताया था। ल्युट के यू के स्थान पर अन होता है और न दिखता था ना वहां पर, तो क्यों ना यहां पर न, या फिर इक्तय प्रत्यय में भी तो तय के स्थान पर न होता है, क्यों ना वह हुआ हो। लेकिन मूल शब्द तो यहां पे पठितव्य है। तो प्रत्यय के प्रसंग में विशेष तौर पर बात यह ध्यान रखना है, यदि वाक्य प्रयोग के आधार पर, यद्यपि आपके तो सीधा पूछा जा रहा है अधिकांश, फिर भी कोई सेंटेंस देकर के पूछ सकता है, वाक्य प्रयोग के आधार पर प्रत्यय का यदि प्रश्न निर्धारित करना हो तो पहला काम आपका यही होगा कि उसमें मूल शब्द क्या है उसको छांटो।
यदि श्रीमंत को यदि आप ऐसे देखने लग गए ना तो आपका जवाब नहीं आ पाएगा। आपको श्रीमंत को पहले ये देखना पड़ेगा कि मूल शब्द क्या है। श्रीमंत में मूल शब्द श्रीमत, श्रीमत है ना, तब जाके पता लगेगा उसमें तो मतुप है। ये मोदमान है, सानच वाला रूप है, यही मतुप नहीं है बल्कि गुणवान धीमान। अब उसमें वान आया, इसमें मान आया और इसमें मंत आ गया, और तीनों के अंदर मतुप प्रत्यय है। तो ये वान और मान का फर्क भी हम बताएंगे और ये वाक्य प्रयोग भी विशेष तौर पर आपको देखना होगा। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो कि सामान्य तौर पर रटने से पार नहीं पड़ेंगी, आपको समझना पड़ेगा। आपकी अवबोध क्षमता अच्छी होनी चाहिए कि यह प्रसंग कैसे कैसे संभव है। एक ही ता वाला प्रसंग, ता वाला प्रसंग 5-6 जगह आ सकता है। जो ता लिखा हुआ है ना वो ता 5-6 जगह प्रत्यय में आ सकता है। मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाल रखा है, यदि आप देखेंगे उसमें रेट के टाइम का ता का प्रसंग कहां कहां पर संभव है। ठीक है, तो वो सारे के सारे जब हम एक बार प्रत्यय पढ़ेंगे तो लास्ट में इनको कंपेयर भी करेंगे कि ता कहां कहां पर आ सकता है, किस किस रूप में संभव है इत्यादि। ठीक है, ऐसे ही मतु प्रत्यय के अंदर ही यहां पर पूछा कि यहां पर कौन सा इसका उदाहरण है। ये तो सामान्य प्रश्न था। पुरुष है, धनिक है, धूम है या गुणवान, सीधा सा दिख रहा है मतु प्रत्यय केवल एक ही जगह है। तो ऐसे प्रश्न पूछे गए। एक है तल वाला, तल सेकंड ग्रेड में भी है और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी है, इसलिए दोनों जगह ये प्रश्न पूछा जा चुका है। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया बंधुता, ठीक है, 2016 वाले एग्जाम के अंदर। तो गज सहाय, ग्राम जन बंधु और गज सहाय 5 शब्दों से अलग अर्थों में होता है तल प्रत्यय, बाकी जगह भाव अर्थ में होता है। जैसे दोनों जगह बंधुता ही पूछा गया, यहां पर भी बंधुता और यहां पर भी बंधुता। यहां पर बंधुता में प्रत्यय पूछ लिया और इसमें तल प्रत्यांत पद कौन सा है वो बंधुता पूछ लिया। लेकिन इधर भी देखो गंता, पठिता, हसिता, सम्मिता था, लेकिन ये धातु वाले प्रसंग है, धातु वाले प्रसंगों में तल हो ही नहीं सकता। एक लॉजिक तो सीधा सा यही था। लेकिन गंता में त्रिच प्रत्यय, पठिता में त्रिच भी हो सकता है, स्त्रीलिंग में रूप बनाएंगे तो इक्त भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से हसिता में त्रिच भी हो सकता है, इक्त में रूप बनाएंगे तो वहां पर भी हो सकता है, इक्त में स्त्रीलिंग में भी हो जाएगा। तो यहां पर ऐसे प्रश्नों को हम देख सकते हैं तल प्रत्यय वाला। मतलब ये हुआ जो तद्धित प्रत्यय ना, तद्धित प्रत्यय ज्यादा कठिन नहीं है। तद्धित प्रत्यय तो ये एक तरह से ये जो चारों प्रत्यय आते हैं ना, मतुप में थोड़ा सीखने की बात है कि वान और मान कहां कहां पे आता है। दैनिक जीवन में हम लिखते हैं ना धनवान, रूपवान, गुणवान, ठीक है, सब में वान लगाते हैं। लेकिन जैसे ही श्रीमती, शक्तिमान, श्रीमान, ठीक है, बुद्धिमान, तो ये कहां पे तो मान आता है और कहां पे वान आता है। हिंदी वाले अध्यापक नहीं बता सकते, वो तो कहता है कि वान आता है तो आता है, मैं क्या करूं। लेकिन संस्कृत में नियम है, संस्कृत में नियम है वान फिक्स है, जहां पे वान आना है वहां आएगा और जहां पे मान है वहां पे मान आएगा। कौन कौन से प्रसंग उनमें, और वो तो न को भी हलंत नहीं करते। श्रीमान में देखना, श्रीमान में न हलंत हर कोई नहीं करता। जो संस्कृत से जुड़ा हुआ विद्यार्थी या संस्कृत से जुड़ा हुआ शिक्षक होगा वो न को हलंत करेगा। ठीक है, कोई लिखे ना श्रीमान, श्रीमान में न को हलंत नहीं करे, मैं तो पहला गोला वहीं पर लगा देता हूं, अगर ये न सही करो पहले। तो श्रीमान ये फर्क है। तो अधिकांश जगह क्या होता है न को हलंत करने वाला जो प्रसंग है, और कहां पे वान, धनवान, रूपवान, गुणवान, सब में वान है। ठीक है, मायावान, मायावती, ठीक है, वती है, और श्रीमती, मती है। तो ये वती और मती का फर्क, ये मैं और वह का फर्क है, मतु प्रत्यय में पढ़ने योग्य है और बाकी तद्धितों में कोई कठिन नहीं है। ऐसे ही तल वाला हो गया। तल के बाद में तरप तमप में देखो, ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं, अभी इनसे प्रश्न नहीं पूछा क्योंकि बिल्कुल सीधा था। तरह जुड़ गया तो तरप, तमय जुड़ गया तो तमप, इनसे वाक्य प्रयोग पूछा जा सकता है। क्योंकि आपको पता है तरप का प्रसंग विभाजन में होता है, और विभाजन में जहां से विभाजन होता है उसमें पंचमी होती है, तो ऐसे प्रसंग पूछे जा सकते हैं। ऐसे तमप, तमप का प्रसंग निर्धारण में होता है, और निर्धारण में जहां से निर्धारण होता है वहां पे षष्ठी विभक्ति होती है, षष्ठी सप्तमी दोनों। तो ऐसे यद्यपि इनको लेकर के प्रत्यय का प्रश्न नहीं पूछा गया कि इनमें तरप वाला कौन सा है, तमप वाला कौन सा है इत्यादि। अब इसके आगे कुछ प्रत्यय हैं जो केवल फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में थे। जे असुन प्रत्यय है, इसका स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा, लघु से क्या बनेगा। जो यहां पर देखना लघी स्त्रीलिंग में बनाना है तो लघी यसी, तो लघु के प्रसंग में ये फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में अलग से पढ़ाते हैं हम इसको, असुन प्रत्यय वाला प्रसंग। ऐसे जिस अर्थ में तमप प्रत्यय हुआ उसी अर्थ में स्थन प्रत्यय भी होता है। तो देखो यहां पर शुद्ध वाक्य कौन सा है, स्थन का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर षष्ठी या सप्तमी होगी। तो यहां पे सप्तमी का दिया हुआ है, भातृषु, भाइयों में महेश कनिष्ठ है,
तो इष्टतम प्रत्यय वाला रूप है। एक उदाहरण यह भी पूछा गया है। ऐसे इमनिच प्रत्यय, लघिमा शब्द के अंदर लघु शब्द से कौन सा प्रत्यय है, तो यहां पर इमनिच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इमनिच प्रत्यय है। ठीक है, और आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए। ये हम बोलते हैं ना, अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ये सारे शब्द पुल्लिंग के हैं। संस्कृत के अंदर इमनिच प्रत्यय वाले रूप पुल्लिंग में आते हैं। तो किसी बालिका का नाम गरिमा, महिमा हो तो वो पुल्लिंग का रूप मानो उसको, अयम गरिमा। इयम गरिमा नहीं, अयम गरिमा, अयम महिमा। तो ये शब्द पुल्लिंग के हैं, इमनिच प्रत्यांत। तो ये जितने भी ना, हरितिमा, पीतिमा, लालिमा, कालीमा, जितने भी हैं वो सारे के सारे, क्योंकि वर्णवाचक शब्दों से इमनिच प्रत्यय होता है। मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा, पाणिनि का नियम लगा के बोल रहा हूं। वर्णवाचक शब्दों से होता है। तो श्वेतिमा, पीतिमा, हरितिमा, लालिमा, रक्तिमा, जितने भी वर्णवाचक शब्द है उनसे इमनिच प्रत्यय होता है, और ये सारे के सारे पुल्लिंग के अंदर हैं। ठीक है, तो बच्चों का नाम रखते समय पुरुष का नाम रख सकते हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है इन प्रत्यय। जैसे मैंने बताया, एक तो निणी प्रत्यय वाला इन बचता है, और एक इन प्रत्यय तद्धितों में भी आता है, अतः इनी ठनऊ। जैसे दंड है अस्ति अस्य दंडी, हम लिखते हैं ना, योग है अस्ति अस्य योगी। ठीक है, संन्यास है अस्ति अस्य सन्यासी। मतलब कोई भी जिसके पास हो उसको हम जो रूप बनाते हैं ना, वो रूप बनते हैं, वो सारे इन प्रत्यांत में आते हैं। एक मयट प्रत्यय फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में है, आम्रमयट, आम्रमयम जो रूप बनता है उसके अंदर मयट प्रत्यय का एक बार पूछा हुआ है केवल। ऐसे ही स्त्री प्रत्यय यद्यपि फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में, लेकिन हमारे काम दैनिक व्यवहार में सब जगह आते हैं। रमा में कौन सा प्रत्यय है, अजाद्यता सूत्र के द्वारा कौन सा प्रत्यय होगा, इत्यादि संस्कृत शिक्षा वाले में पूछा गया। ऐसे ही गीप प्रत्यय पचंती में कौन सा प्रत्यय हुआ, या फिर कौन से सूत्र के द्वारा हुआ, संस्कृत शिक्षा वाले में पूछा गया। पचंती में गीप तो हुआ, लेकिन कौन से सूत्र से। गोपी के अंदर कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर ही डा प्रत्यय का प्रसंग भी आ जाता है, जब गीप प्रत्यय पढ़ते हैं तभी। तो यहां पर कौन सी जगह पर डा प्रत्यांत रूप है, पामा, सीमा, अतिलोमा, सबके अंदर डा प्रत्यय का प्रसंग है। ठीक है, और वयसी प्रथमे सूत्र के द्वारा कौन सा प्रत्यय होता है, या युवन शब्द से ती प्रत्यय होता है, युवती जो रूप बनता है। ये सारे के सारे कुछ प्रसंग ऐसे थे जो कि अलग अलग पाठ्यक्रम में, जैसे संस्कृत शिक्षा के पाठ्यक्रम में सेकंड ग्रेड में ही है, लेकिन सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में सेकंड ग्रेड में नहीं है, और फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में तो दोनों जगह है। तो इस वजह से पाठ्यक्रम के अनुसार इन बाकी जो शीर्षक है उनको अलग अलग जिस जिसके पाठ्यक्रम में होगा उसको पढ़ना वो होगा। तो ये हमारा जो प्रत्येक का जो शीर्षक है, प्रत्येक के शीर्षक में इस प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है कि कैसे कैसे हम किस किस क्रम से पढ़ेंगे। और पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है, पूरी की पूरी साइंस है। एक बार तरीका आपको समझ में आ गया तो प्रत्यय में आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। और आपको जो कंफ्यूजन होता है ना कि कहां पे अनम आया, कहां पे अनम आया, कहां पे ता धा ढा कहां कहां पर हुआ, किस रूप में हुआ, संप्रसारण कैसे हुआ, ये सारे के सारे जो विशेष कार्य हैं उन कार्यों को क्रमिक तौर पर हम लेकर के चलेंगे। तो हमारा जो सीरियल होगा इसी प्रकार से हम सीरियल रखेंगे। जैसे सबसे पहले हम इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, परिचयात्मक जो कक्षा होगी, मतलब जैसे सबसे पहली कक्षा है और यह प्रत्यय के लिए सबसे महत्वपूर्ण भी है। सबसे पहले हम उन कामों की चर्चा करेंगे जो सारे के सारे प्रत्ययों के दौरान काम आते हैं। मतलब सभी जगह, जैसे विशेष तौर पर गुण वृद्धि का जो काम है ना, वो सब जगह काम आता है। सार्वधातुक, आर्धातुक किसको कहा जाता है, प्रत्ययों का वर्गीकरण क्या है, कुछ काम ऐसे हैं जो हम हर जगह होते हैं लगभग लगभग, तो उन कामों की जो प्रक्रिया है वो पहली क्लास के अंदर हम रखेंगे, मतलब बेसिक तौर पर। फिर बाद में यदि कोई विशेष काम आएगा ना, किसी एक प्रत्यय में कोई विशेष काम आया तो उस विशेष काम को उस प्रत्यय के दौरान देखेंगे। ठीक है, अब जैसे युवोर नाकव है, ये ल्युट प्रत्यय में भी काम आता है, नुबुल प्रत्यय में भी काम आता है। यदि अलग से कोई प्रत्यय करें हम, ल्यू प्रत्यय, वुन प्रत्यय, वहां पर भी काम आता है। तो ऐसे काम को तो हम पहले पढ़ लेंगे। जो एक से ज्यादा जगह काम आ रहा होगा उसको हम पहले पढ़ेंगे, और बाकी कोई ऐसा कोई काम जो केवल उसी प्रसंग में आए, जैसे इक्तय प्रत्यय के तय के स्थान पर कभी न होना, कभी मैं होना, कभी वह होना, तो उसको हम पहले नहीं पढ़ेंगे। उसको हम कब पढ़ेंगे, जब इक्तय इक्तय वो तो पढ़ेंगे तब। मतलब कोई स्पेसिफिक कोई काम होगा तो उसको स्पेसिफिक प्रत्यय के दौरान पढ़ेंगे हम, वहीं पर उसी दौरान। और बाकी जो कॉमन काम है, सभी जगह जो सामान्य तौर पर प्रयुक्त किए जाते हैं, उनको हम पहले पढ़ेंगे।
इस प्रकार से हमारी जो सबसे पहली क्लास होगी परिचयात्मक कक्षा होगी, जो कि सबसे अनिवार्य कक्षा है और उसमें मेन बात है समझने की, समझने योग्य आपका विषय रहेगा। फिर हमारी जो आगामी कक्षा होगी वो दो प्रत्यय, एक तो ल्यूट और एक अनियर, इन दोनों प्रत्ययों को लेकर के होगी, जिसमें केवल गुण का कार्य होगा। इसके बाद हमारी जो कक्षा होगी नुबुल, निणी इत्यादि को लेकर के होगी, जिसमें नुबुल के साथ निणी, निणी के साथ जो ल्यू और अच एक ही सूत्र से होते हैं ये तीनों प्रत्यय। ल्यू निन्यचः, नंदीग्रही पचादिभ्यो ल्यू निन्यचः, इस वजह से तीनों प्रत्ययों को, यद्यपि हमारे पाठ्यक्रम में ल्यू नहीं था लेकिन ल्यूट तो था, लेकिन ल्यू और ल्यूट में क्या फर्क है ये भी समझ में आ जाएगा, एक ही सूत्र से होने वाले हैं, इस वजह से इसको हम साथ साथ रखते हैं। फिर हम हमारी जो कक्षा रखेंगे घ या अच अप, इन तीनों प्रत्ययों को रखेंगे। हो सकता है कि टॉपिक के अकॉर्डिंग कोई क्लास 10 मिनट ज्यादा लंबी चल जाए, लेकिन उस शीर्षक को हम कंप्लीट करेंगे। जैसे घ या अच अप को लेकर के चले तो तीनों प्रत्ययों को एक ही कक्षा में पढ़ा जाना चाहिए, तभी जाकर के कवर हो सकता है, तभी आपको पूरा साइंस बन पाएगा कि कौन से प्रसंग में कौन सा प्रत्यय होगा। इसी प्रकार से इनको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे हमारे पास जो यत, ण्यत, क्यप, इन तीनों को भी एक ही कक्षा में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें वर्गीकरण होगा। काम तो अलग हो गए, लेकिन इन तीनों में से कौन सी धातु से कौन सा प्रत्यय होगा, इनको हम एक साथ पढ़ेंगे। यह हमारी 5वें नंबर की कक्षा होगी। इसके बाद में हमारा जो सत्य और सानच प्रत्यय है, यद्यपि प्रक्रिया हम पीछे देख चुके, लेकिन इनमें सूत्र के माध्यम से क्या क्या बात हो सकती है उसको, और हमने जो पीछे पढ़ा क्रिया विशेषण के दौरान, एक बार मैं उसको केवल रिवाइज मात्र कराऊंगा, क्योंकि लिख तो आप चुके पहले, उसको हमें देखना मात्र है कि कैसे कैसे कौन कौन सा काम वहां पर हुआ था और किस प्रकार से रूप बन सकते हैं, उसका विस्तार से हम वहां पर क्रिया विशेषण के दौरान देख चुके हैं। इसी दौरान अब इससे आगे आ जाएंगे हमारे तादी, तो तादी वाले जो विशेष काम है, तादी वाले विशेष कामों को हम देख लेंगे, जो कि पहले जो आगे चल करके तव्यत, त्रिच, तुमुन, इक्त, इक्तवतु, इक्तवा, इक्तिन सातों प्रत्ययों में काम आएंगे, उनको पहले जैसे परिचयात्मक कक्षा होगी उस प्रकार से इसके साथ में हम रख लेंगे। इसके बाद हमारे पास जो तादी प्रत्ययों में तव्यत, त्रिच और तुमुन, तव्यत, त्रिच और तुमुन, ये तीन प्रत्ययों के अंदर लगभग समान प्रक्रिया है, इसको हम रख सकते हैं। ये हमारे 7वें नंबर की क्लास हो जाएगी, तव्यत, त्रिच और तुमुन, जिसके अंदर तीनों को कंपेयर किया जा सकता है। फिर इसके बाद में 2 कक्षाएं हमारी होंगी इक्तय और इक्तवतु को लेकर के, क्योंकि थोड़ा सा विषय लंबा है, इसमें कै के आधार पर भी कुछ काम विशेष होंगे, तादी के आधार पर भी कुछ काम विशेष होंगे, और इन दोनों को निष्ठा कहा जाता है, निष्ठा के आधार पर कुछ काम विशेष होंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो 2 कक्षाएं लगभग हमारी इसमें होंगी इक्तय इक्तवतु के अंदर। इसके बाद हमारी जो क्लास होगी इक्तवा प्रत्यय और इक्तवा के साथ ही ल्यप प्रत्यय, और यहीं पर हम रखेंगे इक्तिन प्रत्यय, क्योंकि कैकित संज्ञा वाला प्रसंग है, इसको सारे प्रसंगों को एक साथ रखा जा सकता है। मतलब कुल मिलाकर के 10 कक्षाएं लगभग, हो सकता है कोई एक आध बढ़ जाए, 10 कक्षाओं के अंदर जो सामान्य तौर पर धातु वाले जितने प्रत्यय उनको रखा जा सकता है। फिर इसके बाद में जब हम तद्धितों की बात करेंगे, तद्धित प्रत्ययों के अंदर सामान्य तौर पर एक क्लास तो पूरी की पूरी मतु प्रत्यय में आएगी, मतु प्रत्यय के प्रसंग में, और दूसरी क्लास हमारी जो सामान्य तौर पर तल, तरप, तमप, ये जो प्रत्यय इनको लेकर के आएंगी। तो एक तरह से देखा जाए ये तो दोनों के लिए कॉमन है, 12-13 क्लास तो ये हो गई, और इसके बाद में 4-5 क्लास के माध्यम से जो फर्स्ट ग्रेड का अलग से प्रत्यय होते हैं उनको हम अलग क्लास के माध्यम से रखते हैं। तो एक तरह से देखा जाए कम से कम 12 क्लास तो ही है, बीच में हो सकता है कि किसी टॉपिक के अंदर जैसे यत न्यत के में मान लो कितना समय लग जाए कि 2 क्लास हो जाए, तो ऐसे शीर्षकों में विभाजित करके हम पूरे के पूरे विषय को लेकर के चलेंगे क्रमिक तौर पर। माइंडसेट भी आपका ऐसा ही होना चाहिए कि बगैर किताब को देखें आप पूरे प्रत्यय को पढ़ दें। ये कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब आप कोई सिस्टम से लेकर के चल रहे होंगे। जैसे समास वाले शीर्षक को भी आप यदि डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे ना, तो पूरे समास को बगैर देखे भी बोल सकते हैं, बगैर देखे। जैसे आपने संधि को किया, जैसे आपने कारक को किया, जैसे आपने समास को किया, उसी प्रकार से हम प्रत्येक के शीर्षक को भी उसी रूप में रखना चाहते हैं कि सीरियल वाइज, कि कौन से क्रम के बाद कौन सा प्रत्यय हमने पढ़ा है, वो माइंडसेट पूरा लेकर के हम चलेंगे। तो ये हमारा जो प्रत्यय का जो प्रसंग था, प्रत्यय के अंदर क्या क्या बातें विशेष तौर पर पूछने योग्य हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, और किस क्रम में हम हमारा जो प्रत्यय का शीर्षक है वो पढ़ेंगे, ये चर्चा हमने आज की इस कक्षा के माध्यम से की है।
तो ये क्लास एक तरह से देखा जाए विगत परीक्षाओं के अंदर जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों से संबंधित है, और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन से प्रत्यय से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनसे संबंधित है। इनसे संबंधित जो टेस्ट होंगे, सुन लीजिएगा, यहां पर जो टेस्ट की प्रक्रिया होगी ये क्लास वाइज ही होगी। ये मतलब जितनी क्लासेज, जैसे मान लो ये तव्यत त्रिच तुमुन है, तो इन तीनों का टेस्ट एक ही रहेगा। और उस टेस्ट के दौरान जो पिछले प्रश्न पूछे गए परीक्षाओं के अंदर उनको भी रख दूंगा साथ में। जैसे कोई भी टेस्ट होगा आपको पता ही नहीं लगेगा कौन सा प्रश्न पूछा गया है, लेकिन उन्हीं के साथ मिक्स होगा। तो ये मान लीजिएगा लगभग वही 10-11 टेस्ट इसके भी हो जाएंगे टोटल, जो इनसे मिले हुए, इनसे जुड़े हुए प्रसंग हैं। तो ऐसे टेस्ट को भी हम रेगुलर लेकर के चलते रहेंगे, और ये जो बड़ा शीर्षक है इस बड़े शीर्षक को भी हम संपूर्णता प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो रणनीतिक चर्चा के दौरान प्रत्येक के शीर्षक को हमें कैसे पढ़ना है, किस क्रम से पढ़ना है, और यहां पर थोड़ी सी ज्यादा और भी आपको सावधान होने की आवश्यकता है, ध्यान पूर्वक, क्योंकि यहां पर अब उदाहरण में ज्यादा लिखवाने की कोशिश भी करूंगा। मैं चाहता हूं कि कोई प्रसंग बचे भी नहीं, इसलिए हो सकता है जैसे एक प्रकार की धातुओं में एक धातु को तो मैंने विस्तार से समझा दिया, फिर उससे संबंधित उसकी जैसी और धातुएं हैं उनमें सीधे तौर पर रूप लिख लेंगे, तो ऐसे प्रसंग रहेगा। अन्यथा प्रत्येक धातु की पूरी प्रोसेस देखेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन एक जैसी धातु का एक भेद तो हम लिखेंगे डिटेल से, और बाकी फिर उसके जैसे और रूप बनेंगे वो उसी क्रम में हमारे चलते रहेंगे, जिनको हम प्रारंभ करेंगे क्रमशः आगामी कक्षा से। एक एक कक्षा को हम लेकर के क्रमिक तौर पर चलेंगे। धन्यवाद।